इन हो गए। अ, आप वीडियो ऑन कर दीजिए और 2 मिनट आपका स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग, ताकि मैं शेयर कर सकूं। ओके। या। नमस्कार, मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आओ तापी नदी को जाने ये वेबिनार कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर रखना चाहूँगा। हमारे मेंटर विनोद बोधनकर सर और नरेंद्र चुग सर, जो महाराष्ट्र जल बिरादरी के कोर टीम मेंबर हैं, उन्होंने इन कोरोना फर्स्ट फेज आओ नदी को जाने ऐसे वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें लगभग 45 से भी ज्यादा वेबिनार्स लिए, जिसमें 100 से भी ज्यादा जो स्पीकर है पूरे दुनिया से उनको इनवाइट किया था, जिनका सब्जेक्ट था जल जंगल जमीन जानवर। और ये वेबिनार सीरीज शुरू था तब भी ऐसे तय हुआ कि महाराष्ट्र में हम फिजिकल यात्रा निकालेंगे आओ नदी को जाने और जल बिरादरी के माध्यम से। तो अप्रैल 2021 में यात्रा तय हो गई थी, लेकिन सेकंड वेव आया कोरोना का, इसलिए यात्रा स्टॉप हो गई, फिजिकल यात्रा। तो हमारे टीम के जो जल बिरादरी के विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चुग सर और जल बिरादरी के बाकी सारे मेंबर, इन्होंने तय किया कि हम ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा शुरू करते हैं। तो जब ये यात्रा शुरू हुई, ऑनलाइन डिस्ट्रिक्ट संवाद यात्रा, इसकी शुरुआत हुई थी नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नासिक के बाद जलगांव, नंदुरबार, धुलिया, ऐसे करते करते महाराष्ट्र के 36 जिलों में यात्रा चली। और हर हफ्ते 2 दिन एक जिले को सुनने के लिए ये यात्रा शुरू की। और उसमें जितने भी लोग थे, यानी कि जो जमीन के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे, किसी का 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी का 40 साल से ज्यादा, जिनका क्षेत्र है रिवर बेसिन में जल जंगल जमीन जानवर, तो ऐसे सारे यात्राएं चल रही थी। जब 3 डिस्ट्रिक्ट की यात्रा कंप्लीट हुई, नासिक जलगांव धुलिया, तो हमारे टीम ने डिसाइड किया कि हम, जैसे आओ नदी को जाने वेबिनार सीरीज शुरू है, तो आओ तापी नदी को जाने ये वेबिनार सीरीज शुरू करते हैं। तो हमारे पूरे टीम ने ऐसे तय किया कि हम ये वेबिनार सीरीज शुरू करते। तो मई 2021 में, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने ये यात्रा की शुरुआत की थी। पहला जो वेबिनार लिया था हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट का, महाराष्ट्र के गाड़ेगांव करके एक विलेज है जो मॉडल विलेज है। वहाँ के विलेजर्स, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफिसर, ऐसे सारे लोगों को हमने इनवाइट किया था, और उनका जो एक्सपीरियंस है टू क्रिएट अ मॉडल विलेज, इससे इसकी शुरुआत हुई। और ये जब वेबिनार सीरीज शुरू हुआ, तो हमने तय किया कि महीने में 2 बार, यानी कि सेकंड और फोर्थ संडे को हम ये शुरू करते हैं। और ऐसे ये वेबिनार सीरीज शुरू हुआ, और हमें अलग अलग टाइप के लोग मिलते गए, अलग अलग ग्रुप मिलते गए, जिनका तापी रिवर बेसिन में बहुत बड़ा काम है, जैसे कि भूजल वारकरी है, मिशन 500 ग्रुप है, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार। इसके अलावा जो इंडिविजुअल्स है, जिनके अलग अलग खेती के टाइप है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, योगिक फार्मिंग, ऐसे किसान भी हमें मिले। इसके अलावा कमल वाले बाबा की जो पूरा कमल का ही प्लांटेशन करते तालाबों में, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह। अ, किसी का हनी बी के ऊपर काम है, किसी का मिट्टी के ऊपर काम है, सॉइल के ऊपर। ऐसे तीनों राज्यों से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हमें लगभग 125 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए, महानुभाव, जिनका जमीन के ऊपर बहुत बड़ा काम है। और उन्होंने हमारा ये सारा जो वेबिनार है, मैं तो एक टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन हमारी सारी पूरी टीम इसमें जुड़ी है, ताकि तापी रिवर बेसिन के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके। तो इसका पहले तो मकसद है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल्स इन ताप्ती रिवर बेसिन इन ऑल 3 स्टेट्स, ताकि जो लोग काम कर रहे हो एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। दूसरी चीज है कि जो काम हो रहा है
तो किस तरीके से हो रहा है, तो एक दूसरे से मिलकर उसमें एक दूसरे को कैसे मदद कर सके, ये इम्पोर्टेंट चीज। और तीसरी चीज, जब एक काम मालूम हो जाए तो हम सभी मिलकर हमारे माँ तापी के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा फ्यूचर प्लानिंग है। जैसे हमारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने उनके राजस्थान एरिया में नदी का सांसद बनाया है, ताकि नदी का डिसीजन वहाँ के लोकल लोग लेते हैं। तो वैसे आगे जाके हम तापी माँ के लिए ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या, उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं सारे टीम का एक हिस्सा हूँ, और सारे लोग मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे जो स्पीकर है सिद्धार्थ जी और विधि जी, इनका परिचय करने के लिए रूपाली मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ। रूपाली जी, Hello. Hello, आप ma'am. बोलिए बोलिए। Yeah, Hello. I'm audible. Hello. Good Yeah. evening, all of you. Good Good evening. evening. Uh, I'm Rupali Kende. I'm currently pursuing my master's in food engineering and technology from ICT Marathwada campus, Jalna. Uh, Good evening, everyone. It's my pleasure to introduce Miss Vidhi Patel, the head member of her Jivan Foundation. Miss Vidhi is a 22-year-old and hold a BSc in zoology. She is currently advising her knowledge in wildlife conservation, environmental laws, and geoinformatics at the Bharati Vidyapeeth Institute of Environmental Education and Research, Pune. Miss Vidhi dedication to environmental conservation is demonstrated through her hands-on works in the field. She has conducted significant research on odonates of Surat and their ecological role. Additionally, she has volunteered with several NGOs in Surat, contributing to various initiatives aimed at preserving local ecosystems. Her most recent work as fellow researcher with Prefer by Nature Future cemented her expertise and passion for the environment. As head member of her Jivan Foundation, Ms. Vidhi leadership and commitment to wildlife conservation continue to inspire our works. We are fortunate to have her drive and vision with our team. I I also welcome to our second speaker, which is Siddhant Agrawal, the director of Her Jivan Foundation. He is 24-year-old. Siddhant Agrawal brings fresh energy and a deep commitment to our mission of restorations and sustainable development. His area of expertise lies in eco-restorations, where he plays a key role in the coordination and management of ground-level executions. His experience in overseeing the restorations and rehabilitations of ecosystem has been invaluable in driving the foundation impactful project. His hands-on approach ensures that our initiative not only meet environmental goals but also promote long-term sustainability. Ms. Siddhant Agrawal leadership combines with his dedication to environmental causes has been instrumental in shaping the direction of her driven foundation. We are proud to have him guiding our effort and working towards a general future for all. We we and our team also welcome you and please request for both of you to share your insights and your thoughts. Please, ma'am and sir. Thank you. Namaskaram to everybody. Thank you for the very nice introduction. Yeah. Now you can share your PPT and welcome.
ओके। नमस्कार रमेश जी, ध्वनि जी, वेलकम। हमारी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? या ओके। तो आप सभी को फिर से वेलकम एंड थैंक यू टू संकल्प फाउंडेशन एंड तापी समन्वय ग्रुप एंड स्पेशली नरेंद्र चुग जी फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम आप सबके सामने इस टॉपिक को शेयर कर सके और हमारे इंसाइट को हम आप तक पहुंचा सके, और हमें भी आप सबकी मदद से तापी के लिए कुछ काम करने में हेल्प हो। आज का टॉपिक हमने लिया है तापी इकोलॉजी एंड इट्स कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव। इसमें हम बेसिकली बहुत सिंपल सी चीज़ें जानेंगे कि तापी की इकोलॉजी क्या क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, और उसको कंजर्व करने के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम रखते हैं और जो तापी के लिए बेनिफिशियल है, ओवरऑल वेलबींग के लिए बेनिफिशियल है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये तापी बेसिन है पूरी, जो मध्य प्रदेश मुल्तई से शुरुआत होती है। मुल्तई एक शहर है मध्य प्रदेश में, वहां से इसकी शुरुआत होती है, जो महाराष्ट्र गुजरात में बहती है, जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर बताई गई है अप्रोक्सीमेटली, और सूरत में एक गल्फ ऑफ खंभाट में खत्म होती है। डुमस बीच की तरफ से इसका डिस्चार्ज होता है। सिर्फ सूरत के लंबाई की बात करें तो सूरत में अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। सूरत के 48 लाख लोग इस तापी माँ के सहारे पे जीते हैं। फॉर अस तापी इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। ये कोई एक नेचुरल रिसोर्स नहीं है, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइफ फॉर एवरी सुरतीज, फॉर ऑफ कोर्स फॉर एवरी सिटीजन एंड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। रिवर इज अ सोर्स ऑफ लाइफ फॉर ऑल ऑफ अस। सो इन दिस कंटिन्यूटी हम ये अभी बताते हैं आपको कि हम सुरतीज रिवर का क्या पर्पस में यूज करते हैं, किस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ इकोसिस्टम वैल्यूज हैं जो हम तापी से लेते हैं। सबसे पहला है पीने का पानी, फिशिंग, जो कि एक प्रोविजनल सर्विस है। दूसरा है इसकी कल्चरल सर्विस, जो हम विसर्जन करना, पूजा करना, आरती करना, हमारे रिचुअल्स को प्रैक्टिस करना, जो हम तापी माँ के तट पे करते हैं। तीसरा है रेगुलेटिंग सर्विसेज, जो कि है फंडामेंटली ग्राउंड वाटर, जो तापी से रिवर बैंक से एग्रीकल्चरल फार्म लैंड्स पे जाता है, जो बाकी सूरत में कंट्रीब्यूट करता है। जो तापी का पानी ग्राउंड वाटर में जाता है और वो अल्टीमेटली हमारे पास पीने के लिए आता है, एग्रीकल्चरल लैंड पे फार्म प्रोड्यूस करने के लिए यूज करा जाता है। फोर्थ है इसकी सपोर्टिंग सर्विसेज। सो ये भी एक सपोर्टिंग हैबिटेट्स हैं, जो नदी से इन हैबिटेट्स को सर्वाइव करने का सपोर्ट मिलता है, पानी से इन हैबिटेट्स को सरवाइव करने का सपोर्ट मिलता है। जिस तरह पानी बिहेव करता है मिट्टी पे, और मिट्टी इस तरह के हैबिटेट्स को क्रिएट करते हैं। सो ये हैबिटेट्स भी नदी के सहारे पे ही जीवित रहते हैं। लेकिन हम सब कुछ तो मिस कर रहे हैं। आप सब लोगों को क्या लगता है, क्या चीज हम मिस कर रहे हैं? या आप में से कोई बता सकता है हम क्या मिस कर रहे हैं? हम किसी तरीके के इस्तेमाल का मिस कर रहे हैं। हम जो प्रकृति का जो ओरिजिनलिटी है, प्यूरिटी है,
जैसे हमारे भाई साहब कहते डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, अविरता, अविरलता, निर्मलता और स्वतंत्रता, वो हम मिस कर रहे हैं। वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक अलग तरीके से भी तापी का इस्तेमाल करते हैं। पर वो तरीका क्या है? वो क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम और किस तरह से तापी का इस्तेमाल करते हैं? हम जैसे कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग उसे ज्यादातर अ, हमारे स्वार्थ के लिए ह्यूमन बींग्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माता पी के पानी का हो, उसके इकोसिस्टम का हो, लेकिन जो हमें सारा जो भी दे रहा है, मतलब जो देने का उसका मतलब एज अ दाता हो हमें दे रहा है, प्रकृति तापी रिवर बेसिन की, तो हम उससे जो देना चाहिए उसे लौटाना चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। हम्म। ऊपर से कुछ और हम लौटा रहे हैं उसे। हाँ, हम कुछ दे भी रहे हैं तापी को। तो अभी देखते हैं कि हम तापी को क्या दे रहे हैं। हम आपको अभी की तापी को ध्वनि जो जी ने हम। लिखा है वेस्ट ड्रेनेज चैट बॉक्स में। ओके। एक्चुअली हमारा चैट बॉक्स अभी ओपन नहीं है, बट यस, ये हम दे रहे हैं तापी को। ये कंस्ट्रक्शन डेब्रिस है, और ये सारी इमेजेस हमारी पर्सनल ली गई हैं, हमारे पर्सनल सर्वे से ली गई हैं। सो ये कंस्ट्रक्शन डेब्रिस की डंपिंग है, इरेगुलर एंड इलीगल वेस्ट डंपिंग है। जो हम वेस्ट कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, कैसे भी फेंक देते हैं, हम कभी सोचते नहीं है कि वो पानी में जाता है या जमीन में जाता है, और उसकी वजह से हमारे ही स्वास्थ्य पे असर करता है, हमारे ही पर्यावरण पे असर करता है। वो हम समझते नहीं है। उसके बाद देखिए, ये पानी में जब जाता है हमारा कूड़ा, सॉलिड वेस्ट किस तरह से जाता है और ये वाटर को कैसे कंटामिनेट करता है, हम इसी पानी को पीते हैं। तापी जो हमें दे रही है, लेकिन हम तापी को क्या दे रहे हैं हम वो भी देखें। फिर हम तापी से चुरा भी रहे हैं, देखो, हम उनकी मिट्टी भी चुरा रहे हैं, ये हम सैंड माइनिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे तापी में सैंड माइनिंग भी हो रही है। सूरत में और सूरत से पहले जो मांडवी डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां से लेके सूरत तक सारी माइनिंग्स चलती है, और तापी की पूरी इकोलॉजी खराब हो जाती है वो माइनिंग के कारण। जी, ये पिक्चर सूरत का ही है। ये आप देख सकते हैं, लोकल जो कम्युनिटीज हैं, फिशर कम्युनिटीज हैं, ये इस तरह से माइनिंग्स कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए तापी को। कुछ बैन नहीं किया गया है गवर्नमेंट से फॉर माइनिंग? जी, इलीगल माइनिंग के बारे में पता तो होगा, बट उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। अदरवाइज ये आज भी चालू है, हमने आज भी इसे देखा है। कुछ गवर्नमेंट भी क्लियरेंस देती है कुछ माइनिंग्स के लिए, बट उसका बैक नहीं होता। वो लोग जो उसके साइड इफेक्ट्स होती है वो माइनिंग की, वो ज्यादा चेक बैक चेक नहीं करवाते। इसीलिए थोड़ा वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है फिर तापी के लिए, सिमिलर टू एवरी रिवर। ओके, यस यस। इसका भी एक एनवायरमेंटल असेसमेंट होता है। तो वो अगर ठीक से ना किया हो तो ये प्रॉब्लम्स जनरेट होती है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ा इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में बोलना चाहूंगी, जिनको अगर नहीं पता हो। सो एक चीज होती है प्राइस, और एक होती है वैल्यू। हम चीज को प्राइस में कब कंसीडर करते हैं? ओके, जब चीजों के लाइक एक प्रॉपर एक रेट लगाया गया हो। बट व्हाट वी कॉल इज वैल्यू। वैल्यू चीजों की तब होती है जब वो ऐसी कोई चीज देती है जो हमें अदरवाइज नहीं मिल पाती। हम इंसान क्रिएट नहीं कर सकते वो वैल्यू को। दैट्स व्हाई तापी है, दूसरी कोई भी नदी है, या नेचर जो हमें चीजें देती है, उसको एक वैल्यू में कंसीडर किया जाता है। अभी इंसान टेक्नोलॉजिकली कितना भी एडवांस हो रहा है,
पर वो मछली नहीं बना सकता। कितना भी एडवांस हो जाए, वो पानी इतना सारा क्रिएट नहीं कर पाएगा कि हमें साफ पानी मिले पीने के लिए। सो इसीलिए हमने आगे वैल्यू की बात की, जो तापी हमें प्रोवाइड करती है। और इन चीजों को हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना तो इतनी टेक्नोलॉजी है, ना तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये चीज एक बार खत्म हो गई तो हम इसे वापस से खुद से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, सो मैं तापी की इकोलॉजी थोड़ी समझाना चाहूंगी। तापी की इकोसिस्टम बहुत स्पेशल है। आपको पता होगा कि तापी के बीच में कॉजवे है। अभी कॉजवे के पीछे जो है, पानी हर साल भरा रहता है। उसके कारण तापी में एक दलदली वेजिटेशन वाला एरिया पूरा बन जाता है, जिसमें ग्रासेस भी है, बीच बीच में आइलैंड्स भी है। और ये जो वेजिटेटिव एरिया है, इसके कारण काफी सारी जो लाइफ फॉर्म्स है, लाइक बर्ड्स काफी सारे हैं, डक्स काफी सारे हैं, फिर इंसेक्ट्स जो है, प्लांट्स है इसलिए इंसेक्ट्स होंगे। सो वो सारी एक डाइवर्सिटी अलग होती है। मेरा जो स्टडी एरिया था वो कॉजवे के पीछे था, क्योंकि कॉजवे के पीछे काफी सारे ओडोनेट्स मिलते हैं, यानी कि ये जो ड्रैगन फ्लाई आपको दिख रहा है, ये उसको ओडोनेट्स बोलते हैं। तो ओडोनेट्स जो है, उनको इंडिकेटर स्पीशीज बोलते हैं। वो जहाँ पे होते हैं वहाँ की इकोसिस्टम एक बेसिक लेवल पे प्योर होती है, और इट इट कीप्स ऑन साइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स। वो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है जो नदी में होनी चाहिए, अदरवाइज वो नदी हम लाइव नहीं कह पाएंगे। ठीक है। अभी उसके नीचे का एरिया, उसके नीचे पूरा सूरत जो है वो डेल्टा रीजन है। तो कॉजवे के कारण एक पूरा कॉन्ट्रास्ट बन जाता है, डिफरेंट। तो कॉजवे के नीचे कीचड़ दिखेगा, जिसे लोग जनरली कीचड़ बोलते हैं, बट उनको बोलते हैं मड फ्लैट्स। मड फ्लैट्स में काफी सारी लाइफ ऐसी है जो डिपेंडेड होती है, जो पीछे के इलाके में नहीं रह सकती, लेकिन उनको मड फ्लैट्स ही चाहिए। आपने वो छोटे छोटे बर्ड्स देखे होंगे बीच पे, जो ऐसे भागते रहते हैं लहरों के साथ। सैंड पाइपर्स होते हैं, फिर स्नेक्स होते हैं, वो सारे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। फिर काफी सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं, वो जो मड के अंदर जो कीड़े रहते हैं ना, वो उनको खाना होता है। एंड आई विल टॉक अबाउट वन स्पेशल बर्ड जो अपने गुजरात में आता है, वो हमारे गेस्ट है। अपार्ट फ्रॉम सीगल्स जो आते ही है, वी हैव फ्लेमिंगोज, जिसको हम बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, इवन दो हमारे गुजरात का स्टेट बर्ड भी है। सो फ्लेमिंगोज इस मड फ्लैट में आते हैं। काफी फ्लॉक्स आते हैं विंटर के टाइम पे, मड फ्लैट्स पे अपना फीडिंग करते हैं। ये उनका फीडिंग ग्राउंड है। ठीक है। सो इफ वी एलिमिनेट दिस मड फ्लैट फ्रॉम अवर एरिया, तो फ्लेमिंगो सूरत में नहीं आएंगे, या तो दे विल अवॉइड, वो लोग दूसरी जगह चूज कर लेंगे, या फिर उनको ही हार्म होगा। ओके। सो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अभी तक जो मैंने समझाया, दो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। तो अभी अगर कोई ऐसा बोले कि हम सारे तापी के बेल्ट में ट्रीज लगा दें, तो हम तापी की इकोसिस्टम को बचा पाएंगे। तो क्या वो पॉसिबल है? सिर्फ ट्रीज लगाने से तो नहीं होगा। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर पूछना था, जब आपने ये सर्वे किया, तो हम्म। जैसे कि हर नदी की जो ब्लू लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन रहते हैं, तो हाँ हाँ। उसके बारे में कुछ ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, अतिक्रमण बहुत करते हैं नदियों के ऊपर। जो एग्जैक्टली। उसका बहाव है, जो उसका एक्चुअली एरिया है, जैसे नदी बहती है, तो वहां पर ही मकान या बिजनेस शुरू कर देना उसके बेसिन में। तो ये चीजें भी आपको मिली क्या देखने के लिए? और दूसरी चीज, जब आप बता रहे हैं कि ये जो मड फ्लड्स है, तो हम्म। वहां पर
अभी क्या होता है ना कि इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, जो हम बाकी नदियों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि ये गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एजेंसी जो भी है, वो सारा जो उनको लगता है कि ये कुछ काम का नहीं, वो निकालते रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ चीजें वहां पर हो रही क्या, वो भी मन में सवाल था। और आप जैसे कह रहे हो कि सिर्फ ट्रीज लगाने से कुछ होगा क्या, तो सिर्फ ट्रीज नहीं तो बाकी सारी चीजें भी इसमें आनी चाहिए, क्योंकि ओनली नॉट ओनली ट्रीज बट जैसे आपने कहा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, सारा प्रकृति करते हैं। और उसका लीडरशिप हम नहीं ले सकते। हम ट्रीज तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन जो ग्रास रहता है, वो ग्रास भी हमें ऑक्सीजन देता है। और उसे ऑक्सीजन देना हम ह्यूमन बींग्स नहीं सिखा सकते ना। एक्चुअली वो उसका काम कर रहा है। वी आर नॉट टीचिंग द लीडरशिप टू दैट ग्रास कि तू हमें ऑक्सीजन दे। एक्चुअली ही ऑलरेडी नोज एंड ही डू हिज ओन ड्यूटी कि उसे क्या करना है। लेकिन हमारे जैसे ह्यूमन बींग उसे काट रहे। तो जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा है, नॉट ओनली ट्रीज बट द स्मॉलेस्ट पार्ट ग्रास इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दिस, ऐसे मुझे लगता है। ध्वनि जी, यस आपने सर। अनम्यूट किया, आपको कुछ बात करना है? ध्वनि जी, उन्होंने अनम्यूट किया था, फिर से म्यूट हो गया। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो आप एग्जैक्टली राइट हो। अ, काफी लोग ये मानते हैं, मैक्सिमम हमारे सिटी प्लानिंग में भी ऐसा होता है कि ग्रीन एरियाज बनाए जाते हैं। ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं प्रकृति के लिए, पर अभी आप मड फ्लैट पे ट्रीज लगाओगे तो आप जो यहाँ वहां पे जो जीव आते हैं उनका घर बर्बाद कर दोगे। सो दैट इज द थिंग कि ओनली ट्रीज लगाने से कुछ नहीं होता। ट्रीज जो है वो इकोसिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन जो इकोसिस्टम वर्ड है ना, उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए, जो बहुत कम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। अगर लोग लेंगे वो लोग कंसिडरेशन में, तो हमारे सिटीज काफी हद तक एक प्लान के साथ बन पाएंगे, सस्टेनेबली। ओके। सो यही बात है जो मैंने बोली कि सारे ऑर्गेनिजम्स को ट्री नहीं चाहिए। अभी तापी में ओटर्स भी है। एक टाइम पे था कि ओटर्स जो थे वो सूरत में मतलब दिखने कंप्लीटली बंद हो गए। उनकी पोचिंग की जाती थी, या डिफरेंट रीजन्स के फार्मर उनको मार डालते थे, मछलियां उनकी खा जाते थे इसलिए। लेकिन अभी वापस से दिखते हैं ओटर्स। थोड़े से है, ज्यादा नहीं है बट थोड़े से है। ओके। तो इनको पेड़ नहीं चाहिए, इनको पेड़ नहीं चाहिए रहने के लिए। इनको वो जो आइलैंड हैबिटेट्स होता है, ग्रासेस होते हैं, कॉजवे के जो पीछे का एरिया है, वो उनका अच्छा एक हैबिटेट है ओटर्स का। तो ये सब होना बहुत जरूरी है। यहाँ ओके। पर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ। जो हैबिटेट में जैसे आपने कहा कि उनको जो चाहिए, तो हम्म। क्या होता है बहुत बार कि जैसे मैंने कहा कि वो लोग अभी एक दो तीन जगह हम विजिट किया, तो वहां पर ऐसे हुआ, जो ओल्ड तालाब है, लेक्स है, उसमें जो नेचुरल हैबिटेट था, वो डेवलपमेंट के नाम में उसे निकाल दिया गया। और जब फिर वहाँ के लोकल लोगों से हमने पूछा कि यहाँ पर क्या बदला हुआ, जैसे अभी आपने कहा, तो हम्म। वहाँ पर जो माइग्रेटेड बर्ड्स आते थे एक पर्टिकुलर सीजन में, तो वो हाँ जी। उनका आना बंद हो गया, क्योंकि वो वहां जाकर बैठते थे। उनका वो नेचुरली बीज बनाया, मिट्टी का बनाया हुआ था, नेचुरल हैबिटेट था। लेकिन हम्म। ये लोगों ने उसे निकाल दिया। तो वैसे वहां पर भी
ये प्रैक्टिसेस हो रही है क्या जो आप स्टडी कर रहे हो? तो उसके बारे में मुझे थोड़ा ये था सवाल। ओके। तो सूरत में फिलहाल तो सूरत में अच्छा है कि ये जो मैंने दो हैबिटेट्स की बात की वो अभी खुले रखे गए हैं। अभी सूरत के पास मड फ्लैट भी अवेलेबल है, और कॉजवे के पीछे का जो राइपेरियन एरिया है वो भी अच्छे बेल्ट में अवेलेबल है। थोड़ा सा रिवर फ्रंट बना हुआ है, बट दैट इज अ गुड शेयर। इनफ हैबिटेट बचा भी है। तो दिस इज द कंडीशन। आपको यही जानना था? यस सॉरी। यस। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। हाँ। सो अभी नदी जो बहती है, मैंने आगे बात की कि नदी को लाइव कैसे माने। कुछ नदी बहती तो है लेकिन वो जिंदा नहीं होती। तो नदी जो है वो अपने आप को क्लीन कैसे रखती है, ये सवाल बहुत कम लोग सोचते हैं। हम कभी कभी कैसा नदी के बीच में ऐसे दो वॉल्स बना देते स्ट्रेट, फिर बोलते हैं कि यार नदी साफ क्यों नहीं है, नदी ऐसा क्यों ऐसा क्यों। तो नदी को एक इकोसिस्टम चाहिए उसकी साफ रहने के लिए। तो कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से हम बोले कि अभी सिटी को कैसे ऐसे प्लान करना चाहिए कि नदी भी साफ रहे, स्पेशली सूरत जैसी सिटी को जो नदी को साथ में लेके चलती है। तो उसके लिए एक टर्म है हाइपोरिक जोन। ठीक है। हाइपोरिक जोन नदी के नीचे से चालू होता है, और साइड में 5 to 10 मीटर्स का जो एरिया होता है वो हाइपोरिक जोन बनाता है। हाइपोरिक जोन में मैक्सिमम जो रिवर की लाइफ होती है जो हमें दिखती भी नहीं है वो हाइपोरिक जोन में होती है। अभी हाइपोरिक जोन में ये लाइफ के अलावा भी जो मिट्टी के बीच में काफी सारे प्लैंकटन्स होते हैं। ओके। दिस प्लैंकटन्स ये हमें दिखते नहीं है, बट यही प्लैंकटन्स होते हैं जो नदी के पानी के न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करते रहते हैं कंटिन्यू। तो अगर सिटी को कोई प्लान करना हो या कोई भी टाइप का प्लान बनाना हो डेवलपमेंट के साथ, तो ये हाइपोरिक जोन को छोड़ के बनाया जाए ताकि नदी अपनी सफाई काम खुद से जारी रखे। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट। अभी माइग्रेटरी स्पीशीज की मैं बात करूंगी। आपने जैसे बोला था कि वो माइग्रेटरी बर्ड्स आते थे फिर बंद कर दिया। तो सूरत में जो है हिल्सा करके एक माइग्रेटरी फिश है। वो क्या करती है कि मॉनसून में ओशन से ऊपर माइग्रेट करती है नदी से होके, और मिड विंटर में या विंटर में उसकी स्पॉनिंग होती है, यानी कि वो अंडे देती है नदी के अंदर। फिर वो वापस रिटर्न होती है विंटर में, और उसका जो एडल्ट है वो ओशन में गुजारता है। अभी हिल्सा मछली जो है उस पे काफी लोग डिपेंडेड है। उसका फिशिंग करके लोग बिजनेस भी करते हैं। लोगों की लाइफलाइन है वो, लाइवलीहुड है। और प्लस काफी लोग कंज्यूम भी करते हैं हिल्सा को। सो इट्स नॉट बैड कि वी कंज्यूम, बट उसका एक ध्यान रखना चाहिए कि वो अभी नदी में सफर कर रही है। तो उसके बीच में अगर हम बांध बना लेंगे, ओके, कोई भी रिस्ट्रिक्शन आएगी तो वो माइग्रेट नहीं कर पाएगी और वो अंडे भी नहीं दे पाएगी। तो ऐसा होगा कि अचानक से वो मछली गायब ही हो जाएगी कंप्लीटली। अभी मछली का भी सोचे तो भी ठीक, लेकिन लोगों का भी सोचे तो भी काफी लोगों की लाइक लाइवलीहुड डिपेंडेंट होती है इन मछलियों पे। तो वो बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अभी सूरत का जो बराज है, कॉजवे, वो मॉनसून में तो खुला होता है, तो ये हिल्सा उसमें से निकल जाती होगी क्योंकि पानी का लेवल भी उसके ऊपर होता है। लेकिन विंटर्स में वो बराज बंद भी हो जाता है। जो थोड़ा बहुत खुलता है उसके थ्रू ये जा पाती है रिटर्न। तो ये कंसर्न है जो हम नहीं ले रहे माइंड में, और ऐसा हो सकता है कि एक दिन हिल्सा खत्म हो जाए, हमारे सूरत में ना दिखने को मिले, फिर तापी में ना दिखने को मिले।
यहाँ पर एक क्वेश्चन था हाँ सर। कि जैसे कि आपने कहा हिल्सा, इट्स नेटिव फिश और इम्पोर्टेड फिश? नो, हिल्सा इज नेटिव फिश। और इसके अलावा और अदर टाइप्स ऑफ फिशेस आर देयर, एंड हाउ मेनी टाइप्स? I don't know a lot about fishes of Tapi River. Okay, I just search about what is the migratory fish. मैंने ये record देखा था कि migratory fishes है। दूसरी Only टॉटर Ilsa मिलती है। is migratory and other are हाँ, मैंने देखा था only. टॉटर मिलती है सूरत में, टॉर फिश भी है। हाँ शील। Okay. क्या? ओके। सो ये अभी हमारी हाल फिलहाल की सूरत के तापी की कंडीशन है। आप देखिए, आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर में आपको जो कूड़ा दिख रहा है, वो सारा जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव साइट्स हैं, जहाँ पे पुराने पेड़, कई सालों, मतलब 50 और 100 साल पुराने पेड़ भी जो, और जहाँ पे दूसरे जीव जंतु प्राणी भी रहते हैं, ये उस जगह का कचरा है, जो वहाँ के ही लोगों ने, जो आसपास के लोग रहते हैं, उन्होंने या तो डाला है, या तो फिर जो लोग तट पे विजिट करते हैं उन्होंने डाला है। उसी फोटो के नीचे आप देखेंगे कि सूरत में मैनग्रोव्स काफी अच्छे स्केल पे ग्रो करे गए हैं, पर उसका हालत देखिए क्या है। वो फुल्ली ग्रो भी नहीं कर पाते हैं, और आप उसके पत्तों पे, आप उनकी टहनियों पे ये प्लास्टिक और ये सारा सॉलिड वेस्ट टंगा हुआ देखिए। ये कहाँ से आता है? जब वाटर लेवल राइज करता है, चाहे मॉनसून में हो, चाहे एवरीडे हो, चाहे पूर्णिमा अमावस्या, चाहे किसी भी टाइम पे, जब भी हाई टाइड्स होती हैं, जब भी वाटर लेवल राइज होता है, पानी अपना कचरा जमीन पे छोड़ जाता है, और कुछ कचरा जमीन से पानी में ले भी जाता है। तो ये वो कचरा है जो वो पानी जो है ये जमीन पे छोड़ गया। अब वो इसी पे चिपका रह गया, और वो इस हद तक चिपका रह गया कि वो अब उसका पार्ट हो गया। उसको निकालने का मतलब है कि आपको मैनग्रोव्स काटना पड़ेगा। एंड कोस्ट लाइन के लिए, रिवर राइपेरियन जोन्स के लिए मैनग्रोव्स को काटा नहीं जा सकता। इट्स अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑल्सो, एंड इसको काटना इज अ वेरी डेंजरस ऑल्सो। बीच में जो आप फोटो देख रहे हैं, बीच में जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो यहाँ के शमशान घाट के पास से ली गई है। सो शमशान के पास भी इसलिए कनेक्टेड है रिवर बैंक पे। ओके। तो इवन जहाँ पे लोग आखिरी यात्रा बिताते हैं, इवन वो जगह भी हमने साफ सुथरी नहीं छोड़ी है। वो जगह पे भी, जहाँ पे बहुत टीम वर्क होता है, जहाँ पे लोग होते हैं, स्टाफ होता है, वहां पे भी हम कचरा मेंटेन नहीं करते हैं, सॉलिड वेस्ट को मेंटेन नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं। हम वहां पे भी सेंसिबली नहीं देख रहे हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आप जो फोटोज देख रहे हैं, वो भी सेम एक इकोलॉजी सेंसिटिव साइट की है, जो हमने, जहाँ पे मैंने शुरुआत करी थी सफाई करने से। ये फोटो मैंने ही ली है, जब मैं सफाई करना हमने स्टार्ट किया था तब से ही। तो ये सारे वो जगहें हैं जो ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन जगह है, जहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु बहुत अच्छे से पाए जाते हैं, लेकिन हमने उनकी भी हालत बद से बदतर कर रखी है। हमने उनको भी जीवंत बनने लायक नहीं छोड़ा, वो भी सफोकेट कर रहे हैं वहां पे। हम जब इस मिट्टी को अगर खोदते हैं ना, हम जब सफाई कर रहे थे, तब हमने ये चीज देखी कि ये ऊपर जो आपको कचरा दिख रहा है ना, इस उससे कई ज्यादा कचरा मिट्टी के नीचे भी है, इसके रूट्स के पास भी है। पर क्या होगा कि हम उसको खोद नहीं पाएंगे। एक तो खोदने से रूट्स भी एक्सपोज हो सकती है, दूसरा उसको खोदने के लिए बहुत सारा एक्सकेवेशन चाहिए, अर्थ डिगर्स चाहिए। तो वो पेड़ पौधों को, रूट सिस्टम को, सबको डैमेज करेगा। तो कहीं ना कहीं हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं कि हम किस हद तक इस कचरे को निकालें। लेकिन हमने किस हद तक डैमेज किया है, ये हमें देखना चाहिए, और इस पे हमें सोच विचार के काम भी करना चाहिए। हमें एटलीस्ट सेंसिबल बनना चाहिए। अगर हम कुछ भी ना करें, तो हमें इतना सेंसिबल बनना चाहिए कि हम कहीं पे भी इरेगुलरली वेस्ट को डिस्पोज ना करें। अगर हम एक इस छोटी सी सिंपल प्रैक्टिस को सूरत सिटीजन्स, और सिर्फ सूरत में ही नहीं, सूरत के बाहर भी जितने भी लोग हैं, अगर एक ही सिंपल सी प्रैक्टिस, आप अगर इरेगुलर वेस्ट डिस्पोज करेंगे,
तो बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सी समस्याएं, चाहे वेस्ट बर्निंग की हो, चाहे केमिकल लीक्स की हो, जो ये वेस्ट बर्निंग से होता है। बहुत से टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं वेस्ट बर्निंग से। चाहे इस तरीके के वेस्ट डिस्पोजल से इकोलॉजी को डिस्टर्ब करने की बात हो, चाहे वाटर कंटेमिनेशन की बात हो, चाहे हमारे वेलबींग की बात हो, चाहे एनवायरमेंटल इश्यूज की बात हो, ये सब बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर हम एक सिंपल प्रैक्टिस हमारी डेली लाइफ में लाएं कि हम इरेगुलरली वेस्ट को डिस्पोज ना। अब आप टॉप बॉटम राइट कॉर्नर में देखिए, ये वो दृश्य है जो हम पूजा करते हैं। ये वो दृश्य है जो हम रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारी भक्ति भावना होती है। लेकिन हम भक्ति भावना के बीच में ये समझदारी भूल जाते हैं और हम इस तरह से मंदिर को, पूजन सामग्री को, और जो हमारी मूर्तियां होती है भगवान की, उनको ऐसे ही फेंक के जाते हैं। ये सब हमने साफ भी करे हैं, खुद से उठाए भी हैं। और आप सोचिए ये कितना गंदा दृश्य है जिम जब हम एक तरफ पूजने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हम उनको ऐसे फेंक भी रहे हैं। तो हमें भक्ति भाव में इतना भी नहीं बह जाना चाहिए कि हम इस तरह से उसका, हाँ, उसको हम कोई वैल्यू नहीं रख रहे हैं। हम सिर्फ फिर दिखाने के लिए फिर सिर्फ हम रिचुअल्स कर रहे हैं, पर हम उसकी हालत ऐसी कर रहे हैं। तो ये जो गंदगी आप देख रहे हैं ये भी वाटर को बहुत बुरी तरह से कंटेमिनेट करता है। हम इसमें भी एक सेंसिबल स्टेप ले सकते हैं। उसमें हमें इतना समझना होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं, जो क्या ऐसे मटेरियल्स हैं जो पानी खुद से ले सकती है, क्या ऐसे मटेरियल्स हैं जो पानी नहीं ले सकती है। हम इस पे भी ध्यान दे सकती है। प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, हम इन चीजों को ना डालें। फाइबर्स नहीं ले पाते हैं वो, फैब्रिक्स नहीं ले पाते हैं वो। कोकोनट है, नारियल की छाल है, लकड़ा है, राख है, यहाँ तक कि पुष्प भी है, वो ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमने पोटली बांधी हुई है, हम पोटली फेंक देते हैं। हमने टोकरा बांधा हुआ है, हम टोकरा फेंक देते हैं। तो वो ना तो आपका विसर्जन हो पाता है, उल्टा वो वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता रहता है, वाटर ज्यादा खराब होता रहता है, और हम सबका स्वास्थ्य अलग खराब होता है। इस तरीके के बुरे हालात फिलहाल सूरत में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिटीजन्स इतने कंसर्न्ड नहीं हैं। I would like to add one thing. जैसे नदी जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से न्यूट्रिएंट्स लेके आती है, और जो डेल्टा रीजन है वहां पे मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स डिपॉजिट होता है। तो सूरत में एक ऐसी भी कंडीशन होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ तापी से जहां भी कचरा आता है सारा सूरत में लैंड हो जाता है मॉनसून की सीजन में। तो ये सारा जो मैंग्रोव पे जो लटका हुआ है वो स्टिकर वो सारा मॉनसून से आता है। मॉनसून में जो बाढ़ जैसा आता है सूरत में, तो उसमें से सारा लाइक अपस्ट्रीम में से भी सारा कचरा सूरत में आके अटक जाता है रिवर बेड्स पे। बिल्कुल। तो उसको पहले से आए उसके पहले से निकालने के लिए स्ट्रेटेजीज है जी। इसके से। यहाँ पर हमने एक सवाल था, ये जो बीच का फोटोग्राफ आपने बोला, जो कि जी, अ, पिछला वाला, शमशान पिछला। घाट के पास हाँ का है। हाँ हाँ। तो मेरा एक सवाल था कि ये शमशान घाट नदी के बेस में, मतलब जो नदी का फ्लो है उसमें ही हम्म। बंधा हुआ है क्या बाहर है? क्योंकि हमने, जब हम अलग अलग गांवों में विजिट कर रहे हैं नदी यात्रा के बीच, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे शमशान घाट जो है वो नदी के बीच में ही कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। तो ये भी वैसे ही है क्या बाहर है? ये एकदम टच करके बना हुआ है। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वॉल बनी है ये जस्ट उसके कनेक्टेड है। सो ये रिवर बैंक से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, बट ये रिवर बैंक के ऊपर नहीं है। ये डायरेक्टली कनेक्ट जरूर करता है, इसकी वॉल, रिवर बैंक की वॉल डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कुछ भी कचरा डालना एक तो इनसेंसिबल भी है, बिकॉज उनके पास टीम भी होती है और वो अच्छे से वेस्ट मैनेज कर सकते हैं, बट स्टिल उनकी प्रैक्टिस ऐसी है। अब जब कभी भी हाई टाइड होगी, वाटर लेवल इंक्रीज होगा, या मानसून में उकाई से पानी छूटे, चाहे कॉजवे से पानी छूटे, चाहे मुलतई से बहुत फोर्स में पानी आए, ये सारा कचरा या तो ओशन में जाता है या तो फिर नदी में जाता है। ये और सिर्फ एक नदी तक नहीं रुकता।
और एक सवाल कि ये जो नदी से समुंदर में जा रहा है पानी, तो वो कंप्लीटली जा रहा है क्या, उसे भी रोक दिया है गवर्नमेंट नहीं, ने या एनजीओ ने? क्योंकि नहीं, बहुत बार वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के इसमें क्या होता है कि नदी का पानी समुंदर तक जा नहीं पाए, ऐसे ही वो कर रहे हैं, उसे बंद कर रहे हैं। और दूसरी चीज जैसे कि बहुत सारे जगह ऐसे भी देखा जा रहा है कि नदी नहीं है, तो सिर्फ जो सिटी का ड्रेनेज है वही समुंदर तक जा रहा है। तो वैसे भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा आपके सर्वे में? वो भी एक जी। मेरा सवाल था। ओके, तो आपका जो पहला सवाल है कि समंदर में कचरा जो आने का जो रास्ता है, क्या वो जा रहा है या बंद है? तो फिलहाल के लिए तो सारा कचरा जाता है, लेकिन हमने ऐसा भी पढ़ा है कि एसएमसी, सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उन्होंने एक बराज बनाने का प्रोजेक्ट आगे लॉन्च किया है कि वो एक इंटरमीडिएट डैम बनाएंगे। अब अगर डैम बनता है तो वो उस जगह पे बनाने वाले हैं जहां पे नदी का पानी और समंदर का पानी इनफ्लो आउटफ्लो करता है। वो उस जगह पे खार पानी को हटाने के लिए, इस तरीके के कचरे को ना जाने से रोकने के लिए भी वो बना रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता कि डैम बनने से भी वो कचरा रुक पाएगा, क्योंकि डैम तो उकाई में भी है, पर उकाई में कचरा रुकता नहीं है, वो कचरा नीचे तो आएगा। कॉजवे भी है, पर वो कचरा स्टिल नीचे आता है। वाटर हाइसिन भी नीचे आती है, तो वो नीचे तो आएगा ही आएगा। म्यूट है सर। नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर रहा था। एंड सेकेंडली, जो आपका सवाल है, आप वापस बताइए, आपका सेकंड सवाल क्या था? जब भी ये नदी से समुंदर तक पानी जाता है ना, तो बहुत बार क्या होता है कि उसे नदी का पानी न जाते हुए सिर्फ समुंदर तक ड्रेनेज का ही पानी पहुंचता है सिटी का। तो ऐसे आपको सर्वे में ऑब्जर्वेशन मिलेगा? ऐसे मेरा सवाल था। जी, ऐसे हैं कुछ ट्रीटेड वाटर, अनट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज भी हैं, ड्रेनेज डिस्चार्ज भी है, सीवेज डिस्चार्ज भी है। पर वो डायरेक्टली टू द ओशन नहीं है, वो रिवर से होके ओशन में जा रहा है। सो वो स्टिल ओशन में फ्लो कर रहा है। ओके। जी। या कंटिन्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं ये बताने के लिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम रिवर पे जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम मैनेज कर सके, क्लीन रख सके और रिवर को सस्टेनेबली चला सके। सो ये है फ्लोटिंग बैरियर। आपको जो एक सी शेप का बैरियर आपको दिख रहा है, वहां पे बहुत सारा कचरा जमा हुआ हुआ है। तो ये ऐसे वर्क करता है कि जब पानी फ्लो करता है, पानी जितना अपना कचरा साथ में लाता है, ये फ्लोटिंग बैरियर उस कचरे को अपने पास में ही रोक लेता है और आगे सिर्फ पानी फ्लो करता है। तो जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है वो इस बैरियर के थ्रू रुक जाता है। इस बैरियर के थ्रू रुकने के बाद हम इस तरह से, आप एक फोटो देख सकते हैं कि किस तरह से दो इंसान मैन्युअली कलेक्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर स्केल, अकॉर्डिंग टू योर रीजन, हम या तो बोट के थ्रू, या तो एक्सकेवेशंस के थ्रू, या तो फिर मैन्युअली हम उस सारे सॉलिड वेस्ट को पानी से कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको सेग्रीगेट करके रिसाइकलर्स के पास, ट्रीटमेंट प्लांट्स के पास उसको ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है। सो ये एक टेक्नोलॉजी है जो सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं रिवर पे। इसी तरह से एक और टेक्नोलॉजी है जो है बबल एक बैग। मिनट, एक मिनट, ये जो जी। आपने दिखा है टेक्नोलॉजी, तो जी। इज इट जीरो मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी? और दूसरा, इसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है ना कुछ, मतलब तो वो भी था। और दूसरी बात कि ये कैसे ना कि ये नेचुरली डिजाइन किया हुआ है क्या, फिर इसमें भी कुछ ऐसा मटेरियल है कि जो केमिकल वाला है? ये मेरा सवाल। हम्म।
सो ये केमिकल बेस्ड या कोई ऐसा हार्मफुल मटेरियल से नहीं बना है कि वो पानी को हार्म करे। उसके अलावा ये लेवल्स को भी खुद से मैनेज कर सकते हैं। इसको हम मैन्युअली भी कर सकते हैं, वो खुद से भी कर सकते हैं इसके लेवल्स को। दूसरा, इसको प्लेस करने के लिए मैनुअल एफर्ट्स भी लगते हैं। मैनुअल एफर्ट्स के अलावा ये ऑटोमेटिक भी ऑपरेट करा जा सकता है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका स्केल कितना है। अगर हम तापी की बात करेंगे तो उसमें हम इतना सारा मैनुअल ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम ऑटोमेटिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस में इट मे रिक्वायर एनर्जी। दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स कि हम किस तरह की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे अडेप्ट कर पाएंगे, किस तरह की एनर्जी को, सॉरी, किस तरह की टेक्नोलॉजी को यहाँ के लिए सूटेबल है, यहाँ के लिए एग्जीक्यूट करना, यहाँ के लिए इम्प्लीमेंट करना सेंसिबल है। इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके। एक पर्सनली, एक अगर मैं सजेशन दूं ना, तो तापी वाले ये भी कर सकते हैं कि जो कॉरी माइनिंग में जो लोग हैं उनको सेम आप बजट दे दो तो वो लोग ये वेस्ट कलेक्शन भी कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट देम इनटू सम गुड थिंग। हम्म। या सो फ्लोटिंग बैरियर की तरह एक और बैरियर है जिसे कहते हैं बबल बैरियर। अब बबल बैरियर का काफी सिंपलिस्टिक वर्क है कंपैरेटिवली फ्लोटिंग बैरियर। इसमें ये इस तरीके का है, आप डायग्राम में देखेंगे नीचे एक आपको पाइप की तरह शेप दिख रहा है। वहां से काफी प्रेशराइज्ड एयर निकलती है, और वो एयर जो है ये इस तरीके के बबल्स क्रिएट करता है, काफी फोर्स में बबल्स क्रिएट करता है। ये जो पाइप है ये थोड़ा बॉटम में प्लेस करा जाता है, ताकि नीचे से लेके सरफेस तक का पूरा वो एरिया कवर कर सके, ताकि उसमें आने वाले सॉलिड वेस्ट को वो कवर कर सके। और ये स्लैंट में प्लेस करा जाता है, स्ट्रेट प्लेस नहीं करा जाता है या किसी पर्टिकुलर शेप में नहीं, ये स्लैंट पोजीशन में प्लेस करा जाता है। उसके पीछे भी एक साइंस है, वो ये कि आप देखेंगे कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर से ये पानी जो है बहता हुआ आ रहा है, वेस्ट जो है बहता हुआ आ रहा है। तो जब वो लेफ्ट की तरफ से बहता हुआ आ रहा है और हमने स्लैंट में लेफ्ट टू राइट रखा है, तो ये जो है वेस्ट को बबल के थ्रू वहां पे स्टॉप करके और वो उसको एक पॉइंट पे ले जाता है। उसको फ्लो के साथ, पानी के फ्लो के साथ एक पॉइंट पे राइट साइड में आपको एक कंटेनर दिखेगा, वो वहां पे विद फ्लो ले जाता है। इसीलिए इसको स्लैंट पोजीशन में रखा गया कि वो फ्लो के थ्रू उस कंटेनर में उस वेस्ट को ऑटोमेटिकली वहां पे ड्रॉप कर दे। अब वहां से हम मैन्युअली उस सारे वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन सेम अगेन सेग्रीगेट करके रिसाइकलर्स और वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में भी ट्रांसपोर्ट करा जा सकता है। ये तो टेक्नोलॉजीज हैं जो रिवर के लिए यूज करी जा सकती हैं, जो हमारे पर्सपेक्टिव से इट इज सेंसिबल एंड इट इज वेरी ऑल्सो, ऐसा हम कह सकते हैं कि लो कॉस्ट है, बिकॉज वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की कॉस्ट एंड ह्यूमन वेलबींग की कॉस्ट उससे काफी ज्यादा है। तो ये बबल बैरियर्स उसके कंपैरेटिवली तो काफी कॉस्ट एफिशिएंट है। ये थोड़ा विचलित दृश्य है, बट माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, आप कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं? एज पर माई स्टडी ये जो है ना, सारा हमारा जो फेंका हुआ प्लास्टिक है, जो ऑलरेडी नदियों में, समुंदर में, लैंडफिल्स पे है, तो वो जब सनलाइट से उनका मिलन होता है, तो क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सनलाइट उसके टुकड़े टुकड़े शुरू होने लगते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि अगर मेरे हाथ से या मेरे सोसाइटी से, मेरे फैमिली से 10 किलो प्लास्टिक अगर गिर गया और उसके अगर माइक्रो प्लास्ट पार्टिकल्स बन गए, तो वो कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर नदी, समुंदर और जो फार्मिंग लैंड है उसे पोल्यूटेड करता है, एज पर माई हम्म। स्टडी। और दूसरी बात कि ऐसे भी होता है कि अगर वही प्लास्टिक
जो सिर्फ अलग रखा जाए, ओनली ड्राई क्लीन एंड एम्प्टी प्लास्टिक, जो अदर वेस्ट से नहीं मिलाया जाए, तो उससे क्या होता है कि ये अपना 10 किलो प्लास्टिक लगभग 1500 किलो नया मिक्स गार्बेज जनरेट करता है। तो ये बात है कि अगर वो गया ही नहीं जमीन के ऊपर, तो आ, उससे माइक्रोप्लास्टिक बढ़ेगा नहीं। और एक दूसरा स्टडी ऐसा भी कि अभी ये माइक्रोप्लास्टिक हर जगह, मतलब इवन ऐसे कहा जाता है कि द मिल्क ऑफ मदर फॉर बेबी इज वेरी प्योर इन द वर्ल्ड, लेकिन अभी उसमें भी ये माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। करेक्ट। बहुत सही जवाब है आपका, और बहुत अच्छा लगा कि आपकी इतनी अच्छी नॉलेज भी है इसमें। सो आपने एकदम करेक्ट कहा, और इसी को अब हम कंटिन्यू करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक इन अ वेरी शॉर्ट टर्म एक नाइटमेयर है हम सब जीव के लिए। हम भी एक जीव है, तो हम सब के लिए ये एक नाइटमेयर है, और इसकी वजह भी हम ही है। इसकी वजह और कोई नहीं है। तो जिस तरह से आपने कहा कि ये किस प्रोसेस से इसके पार्टिकुलेट मैटर्स इतने छोटे हो जाते हैं कि ये माइक्रोस्कोप के अलावा दिखते नहीं है। ये जो आप हाथ में देख रहे हैं, ये बहुत उससे भी बड़े हैं, ये इससे भी छोटे हो सकते हैं, इसका पार्टिकल्स इससे भी काफी छोटा हो सकता है। अब इस तरीके के पार्टिकल जो पानी में है, जो मिट्टी में है, वो हम सब कंज्यूम करते हैं, वो ये मछली भी कंज्यूम करती है। मछली पानी में तैरती है, ये कुछ खाती है, उसमें माइक्रोप्लास्टिक इसके सिस्टम में आता है, जो आप देख सकते हैं जब मछली को डाइसेक्ट करा गया, उसमें से ये पार्टिकुलेट मैटर्स दिखे। ये मछली को अगर कोई बड़ी मछली खाती है तो उसमें भी वो जाता है। इस मछली को हम इंसान भी खाएंगे तो ये हमारे सिस्टम में भी आएगा। हमारे सिस्टम में आता है तो हमारी बॉडी में भी माइक्रोप्लास्टिक्स रन कर रहे हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए भी बड़ा रिस्क है। तो ये चाहे फिशिंग कम्युनिटी की बात हो, चाहे इन जनरल जो फिश कंज्यूम्स करते हैं उनकी बात हो, या चाहे जो एक्वेटिक लाइफ है जो वो मछली खाते हैं उनकी बात हो, ये सब के लिए बहुत अनहेल्दी और बहुत डेंजरस है। जिस तरह आपने मिट्टी की बात करी, तो आप मिट्टी में भी ये खेत की मिट्टी में भी पाया जाता है। तो नदी के तट के पास कई सारे फार्मलैंड्स हैं, कई सारे खेत हैं। तो जब ग्राउंड वाटर से भी पानी जो है खेत की तरफ जाता है, और खेत में भी अलग से पंप करके जो पानी इस्तेमाल करा जाता है, उस पानी में जब ऑलरेडी माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट है, और वो माइक्रोप्लास्टिक के प्रेजेंट होने के बाद सॉइल एक प्रोड्यूस करती है, एक क्रॉप प्रोड्यूस करती है, तो उस क्रॉप में भी माइक्रोप्लास्टिक प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपको नॉर्मल सॉइल दिख रही है, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके की हेल्दी क्रॉप है। और वो सिर्फ दिखने के लिए हेल्दी नहीं है, उसको जब हम खाएंगे तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उतनी रहेगी। उसमें हमें हेल्थ रिस्क भी नहीं है, उसमें उल्टा बेनिफिट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप राइट में देखेंगे तो किस तरीके से क्रॉप की हेल्थ डिग्रेड हुई है, सॉइल डिग्रेड हुई है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू सिग्निफिकेंटली डाउन होती है, जो अल्टीमेटली हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, हम बीमार रहते हैं। तो ये खाना भी हम ही खाते हैं। खेत का खाना कौन खाता है? हम ही खाते हैं। तो हमारा खाना भी सेफ नहीं है। मछली खाना भी सेफ नहीं है, मिट्टी की उपजाऊ खाना भी हमारे लिए सेफ नहीं है। चाहे आप कितनी सस्ती सब्जी लाओ, चाहे आप कितनी महंगी सब्जी लाओ, चाहे आप सब्जी मंडी से जाके लाओ, चाहे आप ग्रोसरी मार्केट, आप सुपर मार्केट से लाओ, चाहे आप ऑनलाइन ऑनलाइन ऑर्डर करो, बट ग्राउंड रियलिटी यही है कि ये हम सब की हेल्थ को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जिस तरह अभी आपने एक माँ के दूध की बात करी, तो गाय तो हम सब की माँ है। अभी ये माँ भी देखिए इस तरह से प्लास्टिक खा रही है, और इवन नदी के तट पे भी ग्रेजिंग करी जाती है, सिर्फ कैटल्स की नहीं, काउस की है, चाहे बफेलोस की है, गोट्स की है, हॉर्सेस की है, ये सब भी वहां पे ग्रेजिंग करते हैं। उनके आसपास भी जो इस तरीके का कूड़ा पाया जाता है वो खाते हैं। इवन पपीज भी खाते हैं, कुत्ते भी खाते हैं। उनका मिल्क भी उनके बच्चों को जाता है, उनके बच्चों को भी अफेक्ट करता है, उनकी भी डेथ होती है। उसके अलावा ये गाय का दूध भी हम पीते हैं, बकरी का दूध भी हम पीते हैं।
बफेलो का भी हम दूध पीते हैं। तो जब ये गाय इस तरीके का प्लास्टिक खाती है, उसके बॉडी में जब माइक्रोप्लास्टिक एंटर करता है, उसके मिल्क में भी ये माइक्रोप्लास्टिक एंटर करता है। चाहे वो कितना ही आप फिल्टर करो, चाहे आप उसको कितने ही आप प्रोसेसेस में ले जाओ, आप किस तरीके का पेस्चराइज यूज करो, प्रिजर्वेटिव यूज करो, केमिकल यूज करो, माइक्रोप्लास्टिक एब्सेंट नहीं होता। वो हमारे सिस्टम में भी एंटर करता है। अल्टीमेटली दूध पीना भी हमारे लिए सेफ नहीं है। तो क्या न जाने हमारे लिए सेफ होगा। वो इसलिए हार्मफुल है क्योंकि एक बार वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एक टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करता है। यानी कि वो एक बार आ गया बॉडी के अंदर तो हमारे सेल्स जैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स निकाल देता है, वैसे उसको निकाल नहीं पाता। तो वो हमारी सिस्टम में जाके धीरे 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 ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इसीलिए बच्चों पे मैक्सिमम इफेक्ट करता है इसका। उनके लिए थोड़ा सा ब्लॉकेज मतलब उनकी डेथ हो सकती है। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि पीने का पानी ना मछलियों के लिए सेफ, ना इंसानों के लिए सेफ। खाना हम इंसानों के लिए सेफ नहीं है, पीने का दूध भी हम इंसानों के लिए सेफ नहीं है। ये दशा हमने हमारे लिए ही करी है। ये और किसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये हमें ही अफेक्ट कर रहा है। तो अभी थोड़ा वाटर में जो वेस्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे फटाफट से। जी। तो सुएज जो ट्रीट होता है, स्टडीज में पाया गया है कि एक बार आप लोग जो मशीनरीज में सुएज ट्रीट होके बाहर निकलता है, दैट इज स्टिल नॉट गुड। हमारे ब्रिज पे से एक अडाजन का ब्रिज है, वहां नीचे सुएज ट्रीटमेंट से पानी बाहर निकाला जाता है, डिस्पोजल स्ट्रीम है, लेकिन वो ब्रिज पे बहुत बुरी स्मेल आती है। सो इट इज स्टिल नॉट ट्रीटेड इन द वे इट शुड बी। सो इसकी काफी अच्छी नेचुरल टेक्निक्स होती है जो जर्मनी में सबसे पहले अप्लाई की गई थी। वो लोग सिंपली क्या करते हैं, एक पूरा वेटलैंड क्रिएट कर देते हैं जहाँ पे उनको डिस्पोज करना है। तो ये जो ग्रासेस है उनके रूट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट क्रिएट एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि किसी को कुछ पसंद हो और किसी को कुछ। तो ऐसे करके चुन चुन के सारे जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं वो प्लांट के बेनिफिट में होते हैं। तो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो पानी है वो अपने आप क्लीन होता जाता है जैसे जैसे वो वेटलैंड से बाहर निकलता है। सो इट इज अ बेस्ट थिंग कि आप एक नेचुरल इकोसिस्टम भी क्रिएट करो। वो इकोसिस्टम को ड्रेनेज एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में सर्व करेगी, और वो इकोसिस्टम आपको जो बाहर पानी देगी वो एक क्लीन वाटर देगी। सो इट विल बी द बेस्ट वे कि अगर आप डिस्पोजल एरिया को एक वेटलैंड में क्रिएट करो। सो ये दोनों इमेजेस है जिसमें एक में वेटलैंड नहीं है और एक में वेटलैंड बनाया गया है ड्रेनेज सिस्टम के बाहर। सो जस्ट यू सी द डिफरेंस। ऑब्वियसली सबको राइट वाला पसंद आएगा जिसमें स्मेल भी नहीं होगी, एंड इट इज लिटरली वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ये जो वेटलैंड आपने दिखाया, इट्स बाय नेचुरल प्रोसेस, और ये बहुत चीप है या फिर एक्सपेंसिव है दिस टेक्नोलॉजी? इट जस्ट डिपेंड्स। कहीं पे आर्टिफिशियली बहुत प्लान करके वो लोग स्टैक करके प्लांटेशन करते हैं जहाँ पे करना हो ड्रेनेज डिस्पोज, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। बट ये जो दिख रहा है आपको, उसमें सिंपली आप ग्रासेस चूज करो जो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाए, और फिर उनको उनके सीड डिस्पर्स कर दो, तो कुदरत है वो अपना फॉर्म ले लेगी। सो इसमें ओके। थोड़ा साइंटिफिक इवेल्युएशन चाहिए, और ज्यादा मेहनत मैन पावर नहीं लगता। एक बार वो क्रिएट हो जाता है फिर वो अपने आप वर्क करता है। ओके। सो आप लेफ्ट और राइट में दो चीजें देख रहे हैं, ये कंपैरिजंस है जो वेस्ट की वजह से, जो एनवायरमेंट इश्यूज की वजह से हम इंसान फेस करते हैं। ये आपको किन दो चीजों के बारे में बताता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। राइट वाला। आप में से कोई बता सकता है?
राइट वाला तो मेरे ख्याल से जो हमारे पंचतत्व है उसे अच्छा करने का ही राइट वाला है। ताकि हमें जो भी है, हमारा पानी, हमारी हवा, वो सारा शुद्ध मिले। हाँ, हम्म। तो ऐसे मुझे लगता है। ओके। रमेश जी और रूपाली जी, आपको भी बात। Yes, sir. I agree with your opinion. तो आप में से कौन है जो लेफ्ट वाला चूज करेगा और कौन है जो राइट वाला चूज करेगा? Right वाला ही sir. ओके, राइट वाला। लेकिन हमने है ना सारा काम लेफ्ट की तरफ किया है। हमने एयर को पॉल्यूटेड छोड़ दिया, हमने वाटर पॉल्यूटेड छोड़ दिया, हमने फूड को प्रोड्यूस इस तरह किया है कि वो एक स्लो पॉइजन की तरह हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। हमने हमारे लिए हार्श टेम्परेचर्स क्रिएट किए। बट इन सब की वजह क्या है? हमारी बहुत फास्ट डेवलपमेंट। एंड जो पंच तत्वों को आप शुद्ध पाने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? एनवायरमेंट। अभी हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो हमारा बेटरमेंट। पर बेटरमेंट क्या है? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन उसके कॉस्ट में हमें अच्छी एयर मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा। खाना हमारा कैसा हो रहा है? पेस्टिसाइड्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हम खाते हैं, हमारी हेल्थ पे क्या असर हो रहा है? डेवलपमेंट से डिजीजेस बढ़े हैं। बिल्कुल। सो डेवलपमेंट हम किस कॉस्ट पे मांग रहे हैं और कर रहे हैं? डेवलपमेंट करते वक्त हमें साफ हवा मिले, Hello. हम इसका ध्यान रखें, हमें साफ पानी मिले, इसका ध्यान रखें, हमें स्वच्छ खाना मिले, एक स्वस्थ खाना मिले, इसका ध्यान रखें, हमारा वातावरण अच्छा रहे ताकि हम शांति से रहें, इसका ध्यान रखें। हम इन चीज़ों का ध्यान डेवलपमेंट करते वक्त नहीं देते जो हमें देना चाहिए। इसीलिए ये हमारा अगला टॉपिक। Sorry, sir, interrupting you. जी। Sir, I have one question, both of you. जी। Uh, you said that the genetically modified food is affecting our body. या Sir, how is affecting our body? ओके। सो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होते हैं, पहले तो देखो, हमारी बॉडी से भी ज्यादा वो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है जो उन पे डिपेंडेंट होते हैं, उन लोगों को अवॉइड करता है वो प्लांट। और प्लस उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो एक पॉइंट से, आई डोंट नो, दिस इज अ पर्सनल लाइक सजेशन, कि वो जो मॉडिफाइड प्लांट होता है वो खाने से, और जो एक, इवन दो एक कैटरपिलर निकले तो चलेगा 10 में से 1 प्लांट में, बट हमारा जो नेचुरल प्लांट था वो खाने से लाइक हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। देखिए, जेनेटिकली कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस करना या कोई भी प्लांट को, कोई भी फ्रूट को प्रोड्यूस करना, यानी कि हम उसको आर्टिफिशियली अपनी तरह से ट्वीक कर रहे हैं। हम उसको नेचुरल अप्रोच या नेचुरल तरह से उगने नहीं दे रहे। तो जब हम नेचुरल तरह से उगने नहीं देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी। अगर उस कमी को हमें पूरी करनी है तो हमें केमिकल्स उसमें डालने पड़ेंगे। हमें उसको आर्टिफिशियली पूरा स्टेरॉइड की तरह हमें उसमें भेजना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि हमें ये न्यूट्रिशन चाहिए, हमें इस साइज का चाहिए, हमें इस कलर का चाहिए, और हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए। तो उन सब चीज़ों के लिए हम वो आर्टिफिशियली अप्रोच करते हैं, वो भी गलत है। अगर हम उसको नेचुरली ग्रो होने देते हैं तो उसका शेप अलग है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स जो हम केमिकली यूज करते हैं उसमें इसीलिए इतना जोर भी दिया जाता है। प्लस जो जीएमओज है, उनका क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट उनको नहीं बनाया जाता। तो आयुर्वेदिकली हम देखें ना, आई एम गोइंग क्वाइट डीप, बट आयुर्वेद में क्या होता है कि
पर्टिकुलर नेचर वाला प्लांट हमें पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में खाना पड़ता है, पर्टिकुलर हमारे नेचर के वाइज खाना पड़ता है। सो जीएमओ में क्या होता है, ये सब एक कॉमन हो जाता है। सो वी डोंट सूट समटाइम्स द जीएमओ प्लांट्स। यानी कि आपने देखा होगा मंडियों में कई सब्जी जो सीजनल होती हैं पर वो साल में हर हम्म। दिन मिलती है। उसका सीजन होता है पर फिर भी वो हर दिन मिलती है। आम का सीजन चला गया पर आपको आज भी वो मार्केट में मिलेगा। सरसों का सीजन अभी है लेकिन वो आपको बारिश के मौसम में भी मिल सकता है, वो आपको गर्मी के मौसम में भी मिल सकता है। तो इस तरीके की बात ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है, जो प्रोड्यूस है, वो हमें नहीं खाना चाहिए। हमें थोड़ा कॉन्शियसली देखना भी चाहिए कि किस सीजन में कौन सा फूड, कौन सी क्रॉप हमें खाने से हमारे सिस्टम को बेनिफिट। But still, these are our personal opinions. जीएमओ के काफी बेनिफिट्स भी है फूड सिक्योरिटी को मिटिगेट करने के लिए, एंड दैट इज गुड आल्सो। Yeah. Thank you so much. सो अब डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट वर्सेस देखते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर है हमारे लिए और उसमें हमारा क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है। ओके, सो डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में हम सब देखते हैं, अगर हम इन पर्टिकुलर अभी हम तापी की बात कर रहे हैं, हम रिवर इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो तापी में एक तरह का सबसे ज्यादा नामचीन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेंडिंग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की वजह से बहुत कुछ हमें मिलता भी है। चाहे हमें बहुत अच्छा रिवर व्यू मिल रहा है, चाहे हमें बोटिंग करने को, कायाकिंग करने को मिल रही है, चाहे वाटर टैक्सी चल रही है, ठीक है ना, चाहे फिशिंग इजी हो रही है, चाहे रिक्रिएशनल एरियाज बन रहे हैं, गार्डन्स बन रहे हैं, वॉकवे, साइकिलिंग ट्रैक्स, ओके, लोग योगा कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, ये सब फैसिलिटी हमें मिलती है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है? जैसा हमने बोला, हम इसके साथ में हम ये नहीं देख रहे कि इसमें हमारे हेल्थ को, एनवायरमेंट से क्या लॉस भी हो रहा है, क्या बेनिफिट भी हो रहा है। हम सिर्फ अर्बन या ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर से ही वो सारी फैसिलिटीज नहीं ले सकते, उसके अलावा भी हम एनवायरमेंट से भी उन फैसिलिटीज को ले सकते हैं। हमें एनवायरमेंट से भी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सकती हैं अगर हम एक अलग अप्रोच से उसको देखें। इट इज अ टर्म, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये दो टर्म्स है, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी देखना चाहिए कि कैसे, अगर हमें रिवर फ्रंट बनाना है तो हम कैसे ऐसी अप्रोच करें कि रिवर फ्रंट के साथ, एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इकोलॉजी को भी इंटीग्रेट करा जा सके। इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स को इस तरह इंटीग्रेट करा जा सके कि ये सारी फैसिलिटीज भी दे, एंड प्लस ओवरऑल वेलबींग भी क्रिएट हो, एंड एनवायरनमेंट के लिए रेजिलियंस भी हो। इस तरह के इंटीग्रेशन की अर्बन सिटीज में स्पेशली बहुत जरूरत है, और सब जगह भी बहुत जरूरत है। हम ये नहीं कहते पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, हम ये नहीं कहते अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, वो जो जरूरी है आप कर सकते हैं, पर उसकी कॉस्ट देखिए कि वो कहाँ लॉस भी कर रहा है। अगर हमें ये फैसिलिटीज मिल रही है रिवर फ्रंट से, तो हमें डैमेज भी हो रहा है, वहां का इकोसिस्टम लॉस हो रहा है, वहां की बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, वहां का नेचुरल हैबिटेट डैमेज हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कंजर्वेशन के करना के क्या मायने हैं, वहां पे जो दो आपको हैबिटेट्स भी दिखाए गए, वो सब वो डैमेज हो सकते हैं, वो सब खत्म भी हो सकते हैं, और वो सब फिर इस हद तक खत्म हो जाएंगे कि बाद में रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। रिस्टोर करने के लिए फिर वापस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा और बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सालों तक काम करना पड़ेगा कि वो रिस्टोर हो। वो भी पता टाइम नहीं कि लगता है। होगा कि नहीं होगा, नेचर उस जगह पे फिर क्या करेगा फिर नहीं पता। तो हमारा ये एक पर्सपेक्टिव है कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इकोलॉजी को भी इंटीग्रेट करा जाए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोलॉजी को इंटीग्रेशन कैसे देखते हैं, कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने और इकोलॉजी भी सेफ रहे, इकोसिस्टम भी सेफ रहे, उसकी सर्विसेज भी हमें मिलती रहे।
आप में से कोई बता सकता है? मैं तो जब प्रकृति के, सर, हाँ बोलिए रूपाली मैम। सर जो हमारे जो रिसोर्सेस है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उनको हमें एक ऑप्टिमाइज कंडीशन में यूज करना चाहिए। इससे हम ये जो हमारी इकोसिस्टम बैलेंस है ये मेंटेन कर सकते हैं। ओके, बताइए विशाल जी। मुझे तो ऐसे लगता है कि प्रकृति जो है ना, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि हर सीजन में जैसे प्रकृति में क्या खाना चाहिए, ये ऑलरेडी प्रकृति ने हमें कहा है। तो वो क्या करती है, वो खुद सेल्फ हीलिंग करती है अपने को। तो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग कुछ करना नहीं है, उसे जो कर रही है वो खुद सेल्फ हीलिंग कर रही है, उसके ऊपर छोड़ देना है सिर्फ हमें। जैसे आप कह रहे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी क्या, तो उसे जो खुद सेल्फ हीलिंग कर रही है प्रकृति, उसमें ज्यादातर उसे डिस्टर्ब न करते हुए जो हमें करना है वो करना है। बाकी हमें तो कुछ उसे करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो माँ है। वो माँ खुद कैसे खुद को हील करना है वो जानती है। तो करेक्ट। ये तो आपने बहुत सही कहा कि रिवर पे अगर कोई इंटरवेंशन नहीं हो, हम कुछ भी ना करें, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, तो वो अपने आप को वापस अपने रूप में ले आएगी, अपनी तरह से अपने हैबिटेट्स इकोसिस्टम को मेंटेन करेगी, हमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्बन सिटी में यही एक चैलेंज है कि जो लोग हैं उनको एक अलग डिमांड है, लोगों की एक अपनी आस्क है जो वो गवर्नमेंट से करते हैं कि उनको भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको भी वो फैसिलिटीज चाहिए उनके अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय करने के लिए। अब हम उनको भी गलत नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स देयर राइट ऑल्सो कि वो गवर्नमेंट से ये मांगे। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह से उस डेवलपमेंट के साथ, अगर हमारे पास ये चैलेंज है, तो किस तरह से उस डेवलपमेंट के साथ हम एनवायरमेंट को पूरी तरह से सेफ रख सके, प्रोटेक्ट रख सके, कि वो भी डैमेज ना हो और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन सके। अगर आप जैसा कहते हैं वैसा करना है, तो उसका एक ही रास्ता है कि सब लोग एक चीज डिसाइड कर ले कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमारा हमारा जीवन सबसे ज्यादा प्यारा है। अगर हमें हमारा जीवन सबसे ज्यादा प्यारा है, तो ये मटेरियलिस्टिक चीजें, ये सरफेस की चीजें लोग फिर ध्यान नहीं देंगे, फिर नदी को नदी की तरह रहने देंगे, फिर कूड़ा भी नहीं फेंकेंगे, फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड नहीं करेंगे, कई हजारों करोड़ रुपए भी बच जाएंगे, गवर्नमेंट पे भी बहुत जो लोड है उनके ऊपर वो भी कम हो जाएगा, और वो दूसरी चीजों पे भी ध्यान दे सकते हैं। पर ओनली थिंग नीड इज पीपल्स सेंसिबल माइंड एंड पीपल्स वॉइस फॉर इट। अगर लोगों ने ये आवाज रखी, लोगों ने ये बात रखी, तो बिल्कुल नदी को जैसी है वैसी रहने दे सकते हैं। बट अगर हमारे पास चैलेंज है, तो वी मस्ट एंश्योर इन एवरी रीजन ऑफ दिस प्लेनेट, वी मस्ट एंश्योर कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इकोलॉजी को इंटीग्रेट रखा जाए। तो इसी तरह से हमने एक अ, खुद से एक तरीका देखा है जो हमारे सूरत शहर के हिसाब से हमें अप्रोप्रिएट लगता है। वो ये है कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तापी रिवर फ्रंट बनाने चाह रही है, उनकी उसमें प्लानिंग ऑलरेडी है। अब हम एक ऐसा प्लान बनाना चाहते हैं कि you build the riverfront, but at the same time you must integrate the ecology. So we are working on a making a ecology integration plan. So we are going to propose this integration plan to concerned authorities and ministers, that this is how you can integrate. So हमने क्या देखा है कि जिस तरीके के हैबिटेट्स अभी यहाँ पे पाए जाते हैं रिवर बैंक पे, उनको प्रोटेक्ट रखा जाए, उनको कहीं भी छेड़ा ना जाए, उसको स्केल अप करा जाए।
उसके अलावा एक अर्बन फॉरेस्ट को भी इंटीग्रेट करा जाए, जो पूरे रिवर फ्रंट की लेंथ को कवर करे एक ग्रीन कॉरिडोर की तरह, जिसके बहुत से साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं, जो हमें बहुत सारी तरह से बेनिफिट्स भी करेगा, इंसानों को भी, बर्ड लाइफ को भी, बायोडाइवर्सिटीज को भी बहुत मेजर तरीके से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, बहुत बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। इसीलिए हमने अर्बन फॉरेस्ट को भी इंटीग्रेट करने का सोचा। एट द सेम टाइम जो हैबिटेट्स फिलहाल एग्जिस्टेड हैं, जो फिलहाल इकोलॉजी एग्जिस्टेड है, उसको भी प्रोटेक्टेड रखा जाए, उसको भी अनटच्ड रखा जाए और उसके स्केल को इंक्रीज करा जाए। once they once they say and once they see this as a पॉजिटिव थिंग कि हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, ओके, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी हमारे साथ रहे, once they see this then we can conserve it। ओके, जैसा कि इन्होंने कहा, सिर्फ पेड़ लगाने से भी नहीं होगा, उन हैबिटेट्स को सेफ रखना भी जरूरी है, प्रोटेक्टेड रखना भी जरूरी है, उसके अलावा भी उसको कंजर्व करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए वो कंजर्वेशन के टॉपिक्स को आपको पहले बताया गया कि सिर्फ पेड़ लगाने से नहीं, सिर्फ हैबिटेट की बात से नहीं, सिर्फ प्रपोजल से नहीं, हमें उसको कंजर्व रखना है। एंड विदाउट कम्युनिटीज सपोर्ट वी कैन नॉट कंजर्व इट, वी कैन नॉट सस्टेन इट। कम्युनिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचना होगा, हमारे अपने वेलबींग के लिए। हम सभी इंसानों को इस बारे में सोचना होगा, ये सब हमारे पास ही घूम के आ रहा है, इसके बेनिफिट्स भी, इसके लॉस भी, इसके डैमेज भी। अब हमारी तरफ से इतना ही। अब हम चाहते हैं कि आप में से जो कोई भी हमसे सवालात करना चाहे इस पूरी प्रेजेंटेशन के लिए, और अदरवाइज किसी टॉपिक पे डिबेट भी करना चाहे, तो दिस इज ओपन फॉर ऑल। प्लीज आप भी शेयर करिए आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस को। रमेश गुरुजी, रूपाली मैम। No, sir, I don't have any doubt. ओके, रमेश जी। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। जो कोई भी। रूपाली जी, आपको कुछ बात करनी है? जी। रूपाली जी। वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। तो बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन है। अभी जैसे कि ये तो हुआ कि ये सारा आपने जो प्रेजेंट किया है, तो ये जी। इम्प्लीमेंट करना, मतलब इज इट पॉसिबल कि जो जगह हम चुनेंगे, एनी रिवर बेसिन, रिवर बेड, तो ये पॉसिबल हो सकता है? तो उसके लिए कैसे ना कि सबसे पहले तो सस्टेनेबल, दूसरा वो विदाउट एनर्जी। हाँ बोलिए रमेश जी, बोलिए। नमस्कार भाऊ. नमस्कार। नमस्कार। बोलिए सर। सर्वप्रथम तुमचं हार्दिक अभिनंदन. ओ, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी ताई साहेबां ताई साहेबांनी मस्तपैकी जे केलंय, त्यांच्या कार्यालाही खूप खूप सलाम. रमेश जी, अगर आप हिंदी में बात करोगे, उनको वो सूरत से मराठी थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, जो दीदी है, उनके कार्य से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है. आज यानी जो महिला वर्ग में इतने अच्छी जो बेटियां काम कर रही, भारत की बेटियां, तो उसका बहुत बड़ा एक अभिमान की बात हमें होती है. और दीदी का काम देख के तो ऐसा लग रहा है कि गजब. थैंक यू जी। नहीं, दीदी है. खूप खूप शुभेच्छा दीदी. थैंक यू सर। थैंक यू रमेश जी। ओके. तो Yes, sir. सी, Thank you so much, both of you. It's very nice and very descriptive presentation.
हाँ, थैंक यू। थैंक यू मैम। जैसे मैं बात कर रहा था सिद्धार्थ जी की, ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहुत आसान हो सकता है क्या, और इसका जो मेंटेनेंस है वो कैसे होना चाहिए इसके बारे में। और जैसे कि अभी ताप्ती रिवर बेसिन जो है वहाँ पर मतलब उसका एरिया बहुत ज़्यादा है सूरत में, जब वो समुंदर से मिलती है तो वहाँ पर इज इट पॉसिबल दिस टेक्नोलॉजी, ऐसे मेरे मन में सवाल था। हाँ, ओके। तो उसके बारे में, और जैसे कि आपने बोला, आप इसका पहले जवाब दीजिए फिर हाँ, हमें आगे का क्वेश्चन। ओके। तो अभी देखिए, हमने तापी रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स पढ़ी हैं, पर वो बहुत कम डिटेल्स हैं हमारे पास। उसका डिज़ाइन नहीं है, उसका लेआउट नहीं है। तो हम आपको काफ़ी एक्यूरेटली और काफ़ी प्रिसाइजली हम आपको इस बारे में आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो हमने पॉसिबिलिटीज देखी हैं, जो हमने थोड़ा पढ़ा है, हम उसके बेसिस पे, हमारी जानकारी के बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से पॉसिबल है। इंटीग्रेशन करना है, ये पूरी तरह से पॉसिबल है। ओनली थिंग वी नीड इज the information, the collaborative efforts, all the collaborations, associations with the governments, authorities, everybody. Okay, even local NGOs and communities, आप सब की, इन सब की जरूरत है इसको पॉसिबल करने के लिए। now scientifically how can we do it is your question, कि हम इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से कि जो रिवर बैंक की जो विड्थ है, लेफ्ट एंड राइट, ये दो पट्टे होते हैं। हम ये कहते हैं कि एक पट्टे में अगर 100 मीटर्स का विड्थ है, फ्रॉम द प्रोटेक्शन वॉल टू द राइपेरियन जोन, अगर उसका 100 मीटर का विड्थ है, तो हम उसमें पहले तो ये देखें कि इसके हैबिटेट्स क्या हैं जो हमको डिस्टर्ब नहीं करने हैं। जैसे मड फ्लैट है तो हमें उसको डिक्रीज करना है, उस एरिया को। अगर कोई वहाँ का, अगर कोई ग्रासलैंड है या कोई मैनग्रोव फॉरेस्ट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमें उसको ध्यान में रख के इस चीज को मेक श्योर करना है कि देयर मस्ट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लैंड जो रिवर फ्रंट की तरफ से, जो उनकी टीम की तरफ से सरकार ओनली एंड ओनली अर्बन फॉरेस्ट के लिए, इकोलॉजी के लिए रिजर्व रखे। जो उस हैबिटेट के प्लॉट्स हो, जो अर्बन फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड प्लॉट्स हो, जो मड फ्लैट का प्लॉट हो, ये इकोलॉजी के लिए रिजर्व रखा जाए, प्रोटेक्ट रखा जाए। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज कि वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी वेरी 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 स्ट्रिक्ट एंड वेरी, उसके लिए एक अलग मैन पावर की भी जरूरत है। ओके। सो वेस्ट मैनेजमेंट का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए, ताकि एग्जिस्टिंग इकोलॉजी को डैमेज नहीं हो एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी खराबी नहीं हो। हमने जो टेक्नोलॉजी सजेस्ट की है वो ऑलरेडी बाहर की जो कंट्रीज है वो यूज करते हैं। उनको उनका इमेंस बेनिफिट मिला है। जी। कि हर एक इंसान को ये विश होती है कि उसको साफ पानी मिले, साफ हवा मिले। हम्म। राइट। सो ये टेक्नोलॉजीज ऐसी है कि जो लाइक हमें साफ एनवायरनमेंट भी देगी, एज वेल एज उसमें जो वर्क लगेगा ना सर, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी वो सिटी में एक इकोनॉमिकल बेनिफिट क्रिएट करेगी। तो हम एनवायरनमेंट को बचाने के साथ साथ एक सोशल बेनिफिट भी सिटी में ला सकते हैं, या फिर एट एनी बिग स्केल। इस टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। सो जिन जगहों से डिस्चार्ज होते हैं, जिन जगहों पे ज़्यादा वेस्ट पाया जाता है, जिनको हम हॉटस्पॉट्स भी कह सकते हैं, जिनको हम हॉटस्पॉट से रेफर भी कर सकते हैं, उन हॉटस्पॉट्स पे अगर हम ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम ये सारा वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं और नदी में जाने से रोक सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो हम कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स जो हाइड्रोलॉजी के, जो ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर भी मैटर करते हैं। बट ये टेक्नोलॉजी, ये इंटीग्रेशन टोटली पॉसिबल है। एंड
जो हमने हमारे सर्वेज में देखा है, जो वेजिटेशन, जो हैबिटेट्स हमने देखी है, अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं सबसे पहले लैंड को, तो उसको बहुत रूम मिलेगा, बहुत स्पेस मिलेगी कि वो खुद से उसको रिवाइव कर सकते हैं। हम उसमें सिर्फ थोड़ा सा काम करेंगे कि हम उसको रिवाइव होने दें, उसको इन्वेसिव स्पीशीज से रिमूव करना, उसको सफाई रखना, उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना। इसके मेंटेनेंस के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए, इसके कंजर्वेशन के लिए, हर चीज के लिए बनाने से लेके लाइफ टाइम तक हमें टीम की जरूरत पड़ने वाली है, जो एम्प्लॉयमेंट हमेशा जनरेट रखेगा, जो हमेशा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रखेगा। ये सिर्फ वन टाइम काम नहीं होगा कि हाँ आज जमीन मिल गई, आज पौधा लगाया, अब छोड़ दो। इसकी पूरी टीम के लिए हमेशा हमेशा जरूरत पड़ने वाली है, लोगों की भी। तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, इसका सोशल बेनिफिट भी है, इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट भी है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, इसके ऑल ओवर बेनिफिट्स हैं, एंड ओवरऑल बेनिफिट्स भी हैं। तो ये टोटली पॉसिबल है। यस। और एक कि जैसे ऐसे इट्स पॉसिबल कि हम जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो प्रपोजल है उसे मतलब न होते हुए जो नेचुरल है उसे कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए भी हम कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमने अभी हम्म। पूना का एग्जांपल दिया, पूना का जब स्टडी किया, वहाँ पर राम नदी के ऊपर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, तो उसके वजह से वहाँ पर हम्म। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। और सारे लोग वहाँ पर अपोज कर रहे हैं कि ये सारा रोको। तो अभी यहाँ सूरत में हुआ ही नहीं है, तो उसे न होते हुए उस वो कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी चीज, ऐसे ही नासिक में गोदावरी नदी पे भी हुआ है, जहाँ पर भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गए, उससे जो नदी मरने लगी थी। तो अभी फिर से वो कुछ जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने अपोज करके कोर्ट में जाके वो सारा रोका और फिर से वो तोड़ रहे हैं। तो ये होने के बाद तोड़ने से अच्छा है कि वो होना ही नहीं है। इसके लिए हम्म। सारे लोग अगर कोशिश करेंगे और आपके जैसे यंगस्टर्स इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि हमें तो काम करना है प्रकृति के लिए, तो प्रकृति के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ये बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप स्क्रीन स्टॉप करोगे 2 मिनट, स्क्रीन शेयरिंग। जी। और जैसे कि आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैं पिछले 10 सालों से एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, सागर मित्र अभियान। तो वहाँ पर हम बच्चों से एक एक्टिविटी करवाते हैं। उसका एक छोटा सा पोस्टर में यहाँ पर शेयर करता हूँ। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हमारा भी काम शुरू है। अगर आप पोस्टर पे देख पाओगे तो लगभग पिछले 10 सालों से 80 स्कूलों में हमारा प्रोग्राम शुरू है। और इसका मकसद है, हम्म। जैसे कि आपने कहा कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है प्लास्टिक, उसके वजह से ये सारे जो क्रिएचर्स है, टर्टल है, बर्ड्स है, फिशेस है, ये सारे मर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लास्टिक। तो हम बच्चों को जाके सिखाते हैं कि टू इनका जो ये जो मर रहे हैं, इनकी हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है। तो बच्चों को हम अहिंसा और स्वच्छता का संस्कार देते हैं। उनको एक पीपीटी दिखाते हैं 45 to 60 मिनट्स। और उनको कहते हैं कि देखिए, जैसे आप कह रहे कि आपको बहुत हर्ट होता है कि जहाँ पर वो मिट्टी में प्लास्टिक मिक्स हो रहा है या फिर अलग अलग जो वेस्ट है। तो हम बच्चों को सिंपल एक्टिविटी देते हैं जैसे कि अपने घर से, ये मेरे घर का पिछले 7 दिनों का बैग है, जिसमें हमारे ही घर से ड्राई क्लीन और एम्प्टी प्लास्टिक कलेक्ट करना है, हम हर बच्चों को सिखाते हैं। और अभी पिछले 10 सालों से लगभग 80 स्कूलों के 56,000 बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं जलगांव डिस्ट्रिक्ट में। और उन्होंने आज तक लगभग 8 टन प्लास्टिक सेव किया है, 8,000 अरे। केजी प्लास्टिक। तो इससे क्या इम्पैक्ट हुआ कि जैसे मैंने कहा कि 800 स्क्वायर किलोमीटर नदी का पानी, समुंदर का पानी
हम तो तापी माँ के ही रिवर बेसिन में रहते हैं। तो तापी माँ की शुद्धता और दूसरा अरेबियन सी में सारा प्लास्टिक जा रहा है। तो ये भी हमने रोकने की, हमारे बच्चों ने रोकने की कोशिश की है। और दूसरा कि ये अगर गीले कचरे में मिक्स हो जाता था 8 टन प्लास्टिक, तो उससे लगभग जो नया मिक्स गार्बेज जिसमें प्लास्टिक होता है, ऐसे लगभग 1500 टन्स, इतना बड़ा इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होता है ना। तो ये ताकत है बच्चों की। और हम कैसे ना कि जैसे आप ये सारी कोशिश कर रहे कि वहां जाकर क्लीन करना है, वहां जाकर हम कब तक क्लीन करेंगे? क्योंकि जिन्होंने ये सागर मित्र अभियान जिन्होंने शुरू किया, मेरे मेंटर विनोद बोधनकर सर, उन्होंने लगभग पिछले 20 सालों से उनका स्टडी शुरू है। वो भी ऐसे ही जाके ये सारा देखते थे कि लोग आके फिर से फेंकते, हम उठाते, फिर से लोग जाके फेंकते। तो ये संस्कार जो, मतलब हमारा जो क्राइटेरिया है 5 to 10 के बच्चों को ही हम इसमें शामिल करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, भले ही आज नहीं होगा लेकिन आगे जाके ये बच्चे जब कलेक्टर बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, तो वो खुद का और प्रकृति का भी केयर करेंगे। ऐसी हमारी कोशिश शुरू है, ताकि कैसे ना कि, और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके इसमें हर घर में 3 टाइप्स ऑफ डस्टबिन चाहिए, सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, प्लास्टिक कचरा अलग। लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो हम बच्चों को यही कह रहे हैं कि आपको आपके ही घर से प्लास्टिक इकट्ठा करना है, ताकि वो मिक्स ना हो। तो इस तरीके से भी हाँ। कोशिश हमने शुरू की है। अभी पिछले 10 सालों से ये काम शुरू है और ये ग्रोथ हो रहा है। और पूना में तो हमारे साथ जो मेरे मेंटर है बोधनकर सर, वहाँ पर लगभग 200 से भी ज्यादा स्कूलों में हमारा प्रोग्राम शुरू है। 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। इसके अलावा 183 हाउसिंग सोसाइटीज है पूना में। और हमारे टीम में पूना में हर हफ्ते लगभग 3 टन प्लास्टिक आता है। ये ताकत है हमारे बच्चों की कि वो घर से ये सारा करते हैं। और हम तो हमारे बच्चों को कहते हैं, यू आर प्रिंस एंड प्रिंसेस, आपको बाहर जाके उठाना नहीं है, ये आपका काम नहीं है, कचरा उठाने का प्रोग्राम नहीं। और वी आर फोकसिंग ऑन द अहिंसा एंड स्वच्छता संस्कार टू द चिल्ड्रंस। तो ये हमारी कोशिश है। और ऐसे प्रैक्टिसेस जैसे आपने शुरू किए हैं, ऐसे अलग अलग प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं, तो जरूर हमारे माँ के लिए, तापी माँ के लिए हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसे हमें लगता है। तो बहुत बहुत बढ़िया आपका जो प्रेजेंटेशन है, इससे सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हाँ, और कैसे ना कि आपके जैसे यंगस्टर जब माँ के लिए काम करने लगते हैं, तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। क्योंकि हम बहुत सारे देखते हैं कि इसमें जब प्रकृति का काम करने के लिए ज्यादातर जो सीनियर पर्सन है वही रहते, लेकिन आपके जैसे यंगस्टर अगर इसमें जुड़ जाते हैं, तो एक नया इम्पैक्ट हम वो रिवर बेसिन में कर सकते हैं। और आपकी तो मतलब आपका करियर की शुरुआत भी है। और जैसे कि आप इतना दिल से प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हो, उसके लिए काम कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी बेस्ट थिंग फॉर दैट रिवर बेसिन। और हमारी यही कोशिश है हर वेबिनार में कि आपके जैसे लोग जो ऑलरेडी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, और उनका अलग अलग क्षेत्र है हर एक का, तो एक दूसरे का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे आप वहां जाकर वहाँ का हैबिटेट आइडेंटिफाई किया और आपको हर्ट हुआ कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो ये तभी होता है कि हम जब एक दूसरे को पहचानते नहीं है। हमारे ही बेसिन में सारा काम शुरू है,
लेकिन हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करते हैं। तो इस यही कोशिश है कि वेबिनार का मकसद यही है। मैं तो टीम का हिस्सा हूँ, पूरी टीम है जो इसमें जुड़ी है। भले वो हर बार कोई आता है कोई नहीं आता है, लेकिन जब हमें सारा डिजाइन करते हैं कि किसको बुलाना है, किससे ये करना है, तो हम उसके मीटिंग शुरू रहते हैं। और इसका मकसद यही है कि तापी माँ के लिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि अलग अलग ग्रुप मिलते हैं, आपके जैसे इंडिविजुअल्स मिलते हैं, कि जो जैसे आपका अभी मिशन ही है हर जीवन फाउंडेशन, तो आपकी पूरी टीम इसमें जुड़ी है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप हमें पिछले 3 सालों से मिल रहे हैं, और हर एक का कार्य अलग अलग है। और हर बार जब हम आते हैं वेबिनार में, तो न्यू लर्निंग्स हमें मिलती है, नया कुछ सुनने को मिलता है। और ये टीम का हिस्सा हूँ, तो ये सारा ऑनलाइन होने के वजह से लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करके अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अभी बहुत बार आते हैं आपके जैसे महानुभाव, तो उनसे बात करते हैं, जो उनके एरिया में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश वो लोग करते हैं। जैसे अ, प्रकृति तो खुद हील करती है, लेकिन जब प्रकृति हील करने के लिए नाकाम हो जाती है, मतलब हम उसे रोकते हैं, तो आप जैसे लोग जब उसके कुछ हीलिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी रहता है, ऐसे हमें लगता है। मैं पूरे टीम के तरफ से आपका थैंक्स कहना चाहूँगा, और हम आगे भी जुड़े रहेंगे और इस मिशन में काम करेंगे। एक जाते जाते आपको एक कुछ समराइज करना होगा आज के वेबिनार के बारे में, तो ये जरूरी है। और ये एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जैसे कि हम अभी मिलते हैं, तो एक छोटा सा सम्मेलन ही है ऐसे मुझे लगता है। और जब सम्मेलन में ज्यादा लोग आने लगते हैं, तभी अभ्यास बढ़ता है प्रकृति के बारे में। और ये जब अभ्यास बढ़ने लगता है, तभी उसका कुछ जो सॉल्यूशन है वो मिलने लगता है। और जैसे सारे लोग इकट्ठा बनते हैं, संवाद में बैठते अभ्यास कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ का लोकल प्रॉब्लम या फिर पूरे बेसिन का प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद होती है। और इसे आगे जाके, जैसे कि मैंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपकी भी हमें बहुत जरूरी है। मतलब हम सभी तापी माँ के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इकट्ठा मिलके क्या कर सकते हैं, क्योंकि तीनों राज्यों से अभी तापी माँ को तो ऐसे नहीं ना कि ये जैसे आपने सारे फोटोग्राफ्स दिखाए, अभी उसके ऊपर तो नाम नहीं लिखा है ना कि ये सूरत के आदमी ने फेंका है या फिर ये महाराष्ट्र के आदमी ने फेंका है। वो तो सारा लेकर ही जा रहे हैं, या क्या मूलतापी से आया है, उसके ऊपर तो नहीं नाम है। प्रकृति के लिए, मतलब वो पंछी के लिए, मछली के लिए, वो प्लांट्स के लिए वो तो कचरा है, वो उसके लिए जैसे कुल्हाड़ी है, उसे काट रही है। तो उसे नहीं पता एक फेंकने वाला हाथ किसका है, उसे तो यही पता है कि ये सिर्फ मुझे खाने के लिए, मारने के लिए आया है। जैसे हमारे पूरे दुनिया के टीचर्स ने एक छोटा सा काम किया, पूरे दुनिया में एक मैसेज दिया है, पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चलानी, ऑक्सीजन देते। लेकिन ये प्लास्टिक है, वो हर जगह जाके एक कुल्हाड़ी जैसे काम कर रहा है और मिटा रहा है। ये तो प्लास्टिक छोटा सा है, वो घर में अवेलेबल है, बाकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे आप गए, केमिकल्स है, ड्रेनेज है, ये सारा वो तो आगे की बात है। लेकिन छोटा सा क्या है, तो प्लास्टिक है जो हर घर से जा रहा है, उससे भी ये हो रहा है। और एक दूसरी बात जो इग्नोर होती है, जब मैं देखता हूँ पूरे दुनिया के लोगों को, तो मुझे ऐसे लगता है कि दे आर मेंटली हैंडीकैप अबाउट द नेचर। दे इग्नोरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ 70% ocean on the earth planet. They only focus on land all over the world। हम्म। अगर हम देखते हैं, फोकस कहाँ पर हो रहा है, लैंड के ऊपर। मैं मेरा भारत, तो
हम पाकिस्तान में तो मेरा पाकिस्तान, हम चाइना में तो मेरा चाइना, इसराइल पैलेस्टाइन वैसे ही है। हम फोकस कैसे कर रहे हैं तो लैंड के ऊपर। लेकिन सोचो कि हमने अगर हमारे इर्द गिर्द जो भी समुंदर है वो निकाल दिए, तो हम क्या जी पाएंगे? हम क्या कर रहे हैं, समुंदर को ही इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये बात तो मतलब ये जो 70% जो हमें सारा कुछ दे रहा है, क्योंकि वो जब 70% समुंदर हमें 100% ड्रिंकिंग वाटर दे रहा है, वो कोई तैयार करके नहीं देगा। नॉट ट्रम्प जी, मोदी जी, वो नहीं कर सकते। बिग ओनली द ओशन गिव्स अस। सेकंड थिंग, वो हमें हम्म 100% ऑक्सीजन भी दे रहा है, शुद्ध हवा जो हम्म हमें चाहिए। और तीसरी चीज तो हम्म हमें जो चाहिए कि शुद्ध अन्न, 100% जो भी ग्रीनरी है। तो जैसे हम्म ओशियनिक ग्रीनरी जो है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 70% अवेलेबल है। और वो, और जैसे कि हमारा फूड चेन है, तो फूड चेन का सबसे बेस जो है वो रहता है ग्रास, ग्रीनरी ऑन लैंड एंड ओशियन। तो वो सारा हमें समुंदर दे रहा है, यानी कि 100% फूड सप्लाई टू ऑल द अर्थ प्लैनेट गिवन बाय द ओशियन। तो तीन चीजें अगर वो दे रहा है तो उसे हम इग्नोर करें, तो मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि ऑल द पीपल्स हु आर वर्किंग फॉर द एनवायरमेंट, मुझे ऐसे लगता है कि वो मेंटली हैंडीकैप अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ ओशियन। तो ये ज्यादा जरूरी कि उसे हम जितना प्यार हमारे मिट्टी से कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही कहते हैं हमारे बच्चों से जब टॉक करते हैं सागर मित्र में, कि मेरा व्हाट इज माई ट्रू नेशन, माई ब्राउन नेशन जो मिट्टी से बना है, भारत, पाकिस्तान, इसराइल, पैलेस्टाइन, मेरे 197 देश वो सारे मेरे हैं। और प्लस माय ब्लू नेशन यानी कि समुंदर, दोनों मिलके जो बनता है वो मेरा सच्चा देश है। और उसकी जिम्मेदारी मेरा धर्म है, वही मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हम अगर प्रकृति के बारे में सोचने लगेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी चीज, हम सारे लोग अ, हर रोज पिछले 75 सालों से राष्ट्रगीत गा रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रगीत में भी कहा है कि सागर से प्यार करना है। आपको पता है समुंदर का नाम क्या है? हमारे राष्ट्रगीत में एक शब्द दिया है सागर के लिए। राष्ट्रगीत में हमारा एक छोटा सा शब्द दिया है, हम्म एक ही शब्द है जो सागर के बारे में है। हमारे हिंद सागर के बारे में है एक शब्द। हाँ राष्ट्रगीत में एक छोटा सा एक ही वर्ड है। तो देखिए, हम पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन शुरुआत में ही कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य विधाता कौन है? तो उसमें सारा वर्णन किया हुआ है कि थर्ड, जो तीन शब्द दिए हैं जो कहते हैं कि भारत का भाग्य विधाता कौन है। उच्छल जलधि तरंग, उच्छल चलो। यानी कि उछलने वाले, जलधि यानी कि सागर समुंदर, और तरंग यानी कि तारने वाला, भारत को तारने वाला कौन है? तो सागर है। वी आर इग्नोरिंग द सागर, ओशियन, समुंदर। तो वे, और ऐसे हमारे ठाकुर जी ने 75 साल के पहले लिख के गए, लेकिन वो एग्जिस्ट है। लेकिन हमने उसे ग्रहण ही नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है, किससे हम्म प्यार करना है। जितना प्यार हमारे मिट्टी से करना है, उससे ज्यादा प्यार हमें सागर से करना है। तो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो एज अ एनवायरमेंटलिस्ट, जब भी हम काम करते हैं प्रकृति के लिए, तो दोनों के बारे में सोचना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मैंने ज्यादा ही वक्त ले लिया, आपका छोटा सा मैसेज समराइज के लिए, फिर हम प्रार्थना से आज के ये सत्संग का समापन करेंगे।
हाँ जी सर, सारे एनवायरमेंटलिस्ट को ये एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि कोई भी चीज को एक इकोसिस्टम की तरह देखना चाहिए। ये सारी चीजें कनेक्टेड है और पांच एलिमेंट को एकदम इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तभी हम एक सोल्यूशन ला पाएंगे, संभाल पाएंगे अपनी धरती को। सिद्धार्थ जी। हम्म। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और जिस तरह से एक अवेयरनेस के साथ साथ एक अपकमिंग जनरेशन में एक कल्चर जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं और जो मैसेज स्प्रेड करना चाह रहे हैं, वो मुझे काफी अच्छा लगा कि चाहे समंदर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे देश की सरहदें हो, कुछ भी हो, हमें एक दूसरे की इंक्लूसिविटी को देखना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए। और उस इंक्लूसिवनेस के साथ एक कंपैशनेट हार्ट के साथ हर चीज को अप्रोच करना चाहिए। तो हम बहुत सेंसिबली, बहुत जेंटली जिएंगे भी और सब चीज हैंडल भी करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल, अगर हमें, हम सिर्फ कहते हैं कि हमें पेड़ से ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन अगर हमने उसको एक्सपीरियंस किया, या अगर हम कहें कि अगर पेड़ पे आपका आधा फेफड़ा टंगा हुआ है, तो अब आप काट के दिखाओ, अब आप नहीं काट पाओगे। पर वो इंक्लूसिव नेचर, वो इंक्लूसिव एक्सपीरियंस, वो इंक्लूसिविटी लोगों में जो कमी है, जो लोगों ने अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं, उसकी वजह से है। तो मेरा एक ये मैसेज है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को शामिल करें, एक दूसरे को एम्ब्रेस करें, इस लाइफ को एम्ब्रेस करें, बहुत जेंटली अपने आसपास रहें। तो जितने भी ये एनवायरमेंट के इश्यूज हैं ना, वो बहुत सरल तरीके से भी सॉल्व हो पाएंगे, बगैर विवाद के सॉल्व हो पाएंगे। और होपफुली कम से कम परेशानियों में हम जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ जी एंड विधि जी। हम आगे भी एक साथ काम करेंगे। हम एक जी छोटी सी बिल्कुल। प्रार्थना से आज का ये समापन करते हैं। और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष आपके प्रोजेक्ट के लिए। और थैंक यू। बहुत ज़्यादा जो भी हम काम कर रहे हैं माता पी के लिए, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि एक साथ मतलब जैसे कि विदाउट बाउंड्री हम जब तीनों राज्यों के लोगों से मिल रहे हैं अभी मातापी के लिए, तो ऐसे लग रहा है कि हर हर जो ग्रुप है, हर इंडिविजुअल है, वो पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। लेकिन हम सब मिलके अगर सोचने लगेंगे, क्योंकि नदी तो सबके लिए है, उसे कोई बाउंड्री नहीं है कि ये मेरी है, ये आपकी है, हम्म। तो वो सबकी है। हम्म। तो उसे सबके लिए कैसे उसे अवेलेबल हो, इसके लिए हम जरूर कोशिश करेंगे, ताकि बिल्कुल। वो सबको देने के लिए बेटी है, तो हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए छोटी सी प्रार्थना से आज का इस समापन करता, फिर से आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने आपका कीमती समय हमारे ये वेबिनार के लिए ये दिया। और हमारी पूरी टीम है जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। हम यही कोशिश करते रहते हैं कि जो भी माँ तापी के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक दूसरे से उनका इंट्रोडक्शन हो, एक दूसरे के साथ वो काम कैसे करे, इसके लिए कोशिश करना, यही हमारा मकसद है। तो मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और रूपाली जी, रमेश जी, आपका भी कि आप इतने समय यहाँ पर बने रहे। एक छोटी सी प्रार्थना लेके हम आज का ये समापन करते हैं। हाँ। एक ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भो निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सेवन गुर प्रसाद, जप आदि सच जुगादि सच, नानक होसी भी सच। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।